our YouTube channel. I am Neha, your educator for economic subject. तो लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं हमारा टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स। हमारा कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, जो चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का हो, केवीएस का हो, एस्टेट टीजीटी हो, पीजीटी हो, इकोनॉमिक्स का आपका कोई भी एग्जाम है, उसमें जो आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे जो एक बैकबोन है, जहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स की शुरुआत होती है, वो आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम रहने वाला है डिमांड एनालिसिस, यानी कि डिमांड डिमांड क्या होती है? मांग। टॉपिक का क्या नाम रहेगा? मांग का विश्लेषण। क्या रहेगा टॉपिक का नाम? मांग का विश्लेषण। ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का है, पीजीटी लेवल का है, उसमें ये टॉपिक सुपर सुपर श्योर पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम सभी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस कंसेप्ट के अंदर आते हैं, इस चैप्टर के अंदर आते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो भाई देखो, सबसे पहले हम डिमांड एनालिसिस को समझने से पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ से इस चैप्टर से हम बिल्कुल स्क्रैच से, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बिल्कुल इकोनॉमिक्स को बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, इकोनॉमिक्स के बेसिक टू बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मैं इस क्लास में सभी जो इम्पोर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी है उन सभी को डिस्कस करूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि इस क्लास के बाद आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी शंका ना रहे। ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। हम बिल्कुल शुद्ध टर्म में समझे बिल्कुल इसकी हम आम बोलचाल की भाषा में समझे तो हिंदी में इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। हिंदी में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। भाई हम सभी ने क्या है, 9th 10th 11th 12th करके अपनी ग्रेजुएशन की है। ठीक है। हमारी इकोनॉमिक्स की जो बुक है, एक पतली सी बुक आती है, 9th क्लास और 8th क्लास से ही शुरू हो जाती है। 9th क्लास में क्या आता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। जब हमारी इकोनॉमिक्स में, मतलब कि जब हम एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में, तो हमारे स्कूलों में क्या है, एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो होती है। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो होती है। बोर्ड चाहे आपका कोई भी हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल से पढ़ रहे हैं, वहां का भी बोर्ड आपका हो सकता है, जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब इकोनॉमिक्स शुरू होती है एनसीईआरटी में 8 9 से शुरू हो जाती है। मेनली 9th क्लास की इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा सा क्या है, सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की शुरू होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरीके की क्या है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्या होता है? सामाजिक विज्ञान है। अब भाई देखो, यहाँ से ही इसका पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान क्या है? समाज कौन है भाई? समाज आपसे, मुझसे, हम सभी से मिलकर बनता है। तो भाई जो सोशल साइंस है वो समाज के लोगों का विज्ञान है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, समाज के लोगों का विज्ञान है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी का मतलब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से हम, किस तरह से किसी चीज के कम या ज्यादा होने से, किसी चीज के होने ना होने से हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, हम उस चीज पर अपना रिस्पॉन्स, अपने जवाब किस तरह से देते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम क्या है, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि मैं एक अकेली पर्सन, आपका दोस्त, आपकी फैमिली में अलग अलग मेंबर। तो भाई इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, एक एक पर्सन की जब हम बात करें, जैसे कि आपको कुछ और पसंद है खाने में, मुझे कुछ और पसंद है, आपके फैमिली में किसी और कुछ पसंद है, आपके किसी फ्रेंड को कुछ और पसंद है, आपके नेबर को कुछ और पसंद है, आपके रिलेटिव को कुछ और पसंद है। मतलब कि हमारी चॉइसेस, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे हैबिट्स सबके क्या है, अलग 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 हो सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, ये वो विज्ञान है जिसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग, और कोई बिजनेस यानी कि कोई व्यवसाय, और सरकार, गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है, और सोसाइटी, सोसाइटी होता है एक पूरा समाज सोसाइटी होता है एक पूरा समाज, किस तरह से एलोकेट करती है। एलोकेट का मतलब होता है बंटवारा। एलोकेट का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारे का मतलब होता है वितरण। ठीक है। वितरण लिखा हो, बंटवारा लिखा हो, या फिर किसी चीज को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, कोई व्यवसायी, कोई सरकार, कोई समाज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है स्केयर रिसोर्सेज।
स्केयर रिसोर्सेज का मतलब होता है दुर्लभ संसाधन, ठीक है भाई, दुर्लभ संसाधन। अब भाई देखो संसाधन क्या होते हैं और फिर उसके आगे हमने टर्म क्या लगा दी, दुर्लभ। भाई संसाधन क्या होते हैं, संसाधन होते हैं दो टाइप्स के, जो हमें नेचुरल ने यानी कि जो हमें प्रकृति ने चीजें दी है। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है। प्रकृति ने हमें जमीन दी है, हमें हवा दी है, हमें पानी दिया है, हमें पेड़ पौधे दिए, हमें हमें पशु पक्षी दिए हैं, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है प्रकृति ने। तो जो चीजें हमें प्रकृति ने दी है, जो चीजें हमें प्रकृति ने दी है, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो चीजें हमने अपनी सहूलियत के लिए, जो चीजें हमने अपनी सहूलियत के लिए अपने काम को इजी बनाने के लिए की है, मतलब कि जैसे कि देखो अब आपका काम क्या है, जल्दी से हो जाए, ठीक है। अब आपका काम जल्दी हो जाए, आपको कपड़े धोने, आप क्या करोगे, वॉशिंग मशीन लगाओगे और अपने कपड़े धोना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन क्या होगी, वॉशिंग मशीन हमें प्रकृति ने नहीं दी, वॉशिंग मशीन ह्यूमन ने अपने काम को आसान करने के लिए खुद डेवलप की है। तो ये होते हैं जो हमने अपने काम को इजी बनाने के लिए इंसानों ने बनाए हैं, वो होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित संसाधन। और जो हमें प्रकृति से, नेचर से मिले हैं, जिनमें क्या है, कोई मिलावट नहीं है, वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ बात हो रही है सभी रिसोर्सेज की। शेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो हमें आसानी से नहीं मिलते, मतलब कि जिनके लिए हमें थोड़ा सा क्या होता है, एफर्ट्स करना पड़ता है, थोड़ा सा क्या है, एफर्ट्स करना पड़ता है, मतलब कि वो वो संसाधन जिसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़े से क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। उन रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है उनका, उनके सेटिस्फाई करने का मतलब कहते हैं भाई मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई करके मतलब कि बहुत अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाइड हुआ, मैं संतुष्ट हूँ। उनको संतुष्ट करने के लिए जो हमारी नीड्स है, नीड्स क्या होती है, हमारी जरूरतें हैं, थ्रू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास सामान है, जो हमारे पास चीजें हैं, उनको हम किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से उनको बनाएंगे, किस तरह से उनको बांटेंगे, किस तरह से हम उनको यूज करेंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में खाएंगे पिएंगे और किस तरह से उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब भाई देखो बिल्कुल इजी वे में समझो। अब आपके पास क्या है, एक यहाँ पर हम टर्म देखते हैं इकोनॉमिक्स में, जो हमारी नीड्स है, नीड्स क्या होती है, हमारी जरूरतें, डिजायर्स होती है हमारी इच्छाएं, ये हमारी जो जरूरतें हैं, इच्छाएं क्या है, वो है अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित है, असीमित है, ठीक है भाई। एक इंसान है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारे सपने होते हैं कि भाई मैं अच्छे कपड़े भी पहनूं, अच्छा फोन भी खरीदूं, अच्छे ब्रांडेड फुटवियर्स भी कैरी करूं, अच्छा मेरे पास हैंड बैग भी हो, अच्छे घर में मैं भी रहूं, अच्छे गाड़ियां भी मेरे पास हो, अच्छी ब्रांडेड ज्वेलरी भी मेरे पास हो, बहुत अच्छे अच्छे जो कीमती गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, बहुत अच्छी अच्छी उसकी क्या है, डिजायर्स होती है। वो चाहता है कि मैं फॉरेन ट्रिप्स भी करूं, मेरे पास एक अच्छा एप्पल का क्या है, नोट भी हो, नोटबुक भी हो, एप्पल की आई वॉच भी हो, बहुत सारी उसकी क्या है, ह्यूमन की डिजायर्स होती है। भाई अलग अलग ह्यूमंस की अलग अलग नीड्स और डिजायर्स हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करूँ तो वो चाहता है कि भाई मेरे पास एक अच्छा टू व्हीलर हो, ठीक है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, अच्छा टू व्हीलर हो, मेरे पास अच्छे रोज के पहनने के लिए कपड़े हो, अच्छे मेरे पास क्या है फुटवियर हो डेली के, अच्छा मेरे पास हैंड बैग्स का कलेक्शन हो, अच्छे अच्छे मेरे पास क्या है मोबाइल फोन को चेंज करने के लिए कवर हो, बढ़िया मेरे पास एप्पल का फोन हो, ठीक है। हर रोज की मेरी एक अच्छी पॉकेट मनी हो ताकि मैं अच्छे से घूम सकूं फिर सकूं, ये सभी क्या उसकी डिजायर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डिजायर्स क्या होती है, अनलिमिटेड है, उसके अलावा भी उसकी और भी बहुत सारी डिजायर्स हो सकती है। लेकिन भाई देखो अब डिजायर्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या है भाई, उसकी पॉकेट मनी की हम बात करें, ठीक, पॉकेट मनी की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, ये चलो गई, वो खुद भी थोड़ा बहुत क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब वो पर्सन है थोड़ा बहुत खुद भी क्या काम करता है, या फिर उसकी सैलरी की बात करें, ठीक है, उसकी सैलरी या पॉकेट मनी क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित होती है। भाई देखो उसकी इच्छाएं तो क्या है, अनलिमिटेड है, उसे ये भी चाहिए, उसे वो भी चाहिए, उसे ये भी चाहिए, सब चीजें चाहिए उसको, उसको अच्छा फास्ट फूड भी खाना है, उसको अच्छी जगह घूमना भी है, उसको अपने फ्रेंड्स का ट्रिप पे भी जाना है, उसको फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है, उसको क्या है ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है, उसको ऑफलाइन शॉपिंग भी करनी है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। उसकी क्या है, डिजायर्स क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन जो उसको पूरा करने के लिए उसके पास जो पैसे है,
चाहे वो अपनी फैमिली से उसको पॉकेट मनी मिलती है या फिर वो खुद भी जॉब कर रहा है अपनी जो सैटिस्फैक्शन है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट भी है, तो उसकी सैलरी है या जो पॉकेट मनी है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब कि हर महीने, क्या मतलब कि हर महीने एवरी मंथ की बात करूँ तो मैं उसको क्या मान लो 20,000 रुपए क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है? 20,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है। भैया 20,000 रुपए को वो किस तरह से खर्च करेगा? 20,000 रुपए को वो इस तरीके से खर्च करेगा, इसको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक जो उसकी नीड्स है, वो पूरी हो जाए। तो भई देखो हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है? हमारी आधारभूत आवश्यकताएँ बोलते हैं हम इसको बेसिक नीड्स को। सबसे पहले हमें चाहिए भोजन, ठीक है? भई हमें पेट भरना है, यानी कि फूड, ठीक है? फिर हमें चाहिए क्या? शेल्टर, मकान, रहने के लिए छत, ठीक है? आवास। फिर हमें चाहिए क्या? कपड़े, ठीक है? क्लॉथ, ठीक है? तो ये हमारी क्या है? बेसिक नीड्स है। अब भई देखो हम उसकी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अब उसकी इच्छाएँ तो बहुत सारी है। मैंने आपको बता दिया उसको आईफ़ोन भी चाहिए, उसको आईपैड भी चाहिए, उसको वॉच भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, घूमने के लिए भी ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए। अब वो क्या करेगा? सबसे पहले वो 20,000 में से क्या करेगा कि भई उसको यूँ लगता है कि भई ये मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो वो देखेगा भई वो कॉलेज जाता है, पढ़ता है तो उसको देखना है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? बुक्स की। फिर मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? नोट्स की। फिर मुझे सबसे पहले क्या है अपनी फीस पे करनी है कॉलेज की या स्कूल की, ठीक है? फिर इन खर्चों को करने के बाद सबसे ज़रूरी उसके लिए क्या है? बुक्स, नोट्स, फीस, ठीक है? पे करना। उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद क्या करेगा वो अपने लिए जो उसको ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपना रिचार्ज वगैरह फ़ोन का, ठीक है? अपने खाने-पीने का सामान, ठीक है? अपने कपड़े, ठीक है? या फिर उसके जो और भी जो ज़रूरत है, ठीक है? जो उसके और भी काम की चीज़ है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उन पर वो खर्च करेगा। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि किस तरह से हम अपनी ज़रूरतों को सैटिस्फाई करते हैं, पूरा करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास रिसोर्सेज़ है, उसको हम किस तरह से बाँटें कि हमारी जो इच्छाएँ हैं, उनको हम अन हमारी जो इच्छाएँ हैं, वो अनलिमिटेड है और उनका पूरा करने के साधन हैं, वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक सोसाइटी, एक समाज, एक सरकार बँटवारा करती है गुड्स का और सर्विसेज़ का कि वो सभी कंज़म्पशन कर सके, प्रोडक्ट कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है। ठीक है भई? ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ हम क्या है इकोनॉमिक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में पढ़ते हैं। 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहले तो हमने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है। पहले हमने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है भई? अब इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है। बहुत बड़ा कांसेप्ट है, बहुत बड़े वाइड लेवल पर हम इसको समझते हैं। फिर भाई 1933 में 1933 में क्या होता है, एक इकोनॉमिस्ट आते हैं। 1933 में एक इकोनॉमिस्ट आते हैं, नाम है उनका रेगनर फिश, नाम है उनका रेगनर फिश, ठीक है? वो क्या करते हैं भई इकोनॉमिक्स को ना हम 2 पार्ट्स में बाँट देते हैं। हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बाँट देते हैं, ठीक है? तो हमने समझ लिया अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन करते हैं, वही अर्थशास्त्र कहलाता है। ये क्या है? 2 टाइप्स का होता है। ये किसने टाइप बताए थे? ये टाइप बताए थे रैगनर फ्रिश ने। किसने? रैगनर फ्रिश ने 1933 में, ठीक है? रैगनर फ्रिश ने। वो कहते हैं भई थोड़ा-सा लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में, 2 टुकड़ों में बाँट देते हैं। इसके 2 टाइप बना देते हैं, 2 इसकी शाखाएँ बना देते हैं, किसकी? इकोनॉमिक्स की। एक बना देते हैं हम माइक्रो, ठीक है? एक हम बना देते हैं मैक्रो, ठीक है भाई? माइक्रो को हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि, मैक्रो को हम हिंदी में कहते हैं समष्टि, ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये माइक्रो और मैक्रो क्या होता है भई? ये आगे जाकर जब हम टीजीटी, पीजीटी लेवल पर पढ़ते हैं, तो ये आगे जाकर पूरे-पूरे सब्जेक्ट बन जाते हैं और वो एक बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, वहाँ भी होती है। अलग-अलग ये बुक होती है, अलग-अलग ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इसको और बड़े लेवल पर पढ़ते हैं टीजीटी में, पीजीटी में, मास्टर्स में अपनी और जब हम आगे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, हायर लेवल पर जब इसको स्टडी करते हैं, तो ये बहुत बड़े एक वाइड लेवल पर पहुँच जाता है और इसको रिप्रेज़ेंट करता है हमारी इकोनॉमी के अलग-अलग एस्पेक्ट्स को, ठीक है? तो भई देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहे हैं हम? माइक्रो की, ठीक है? माइक्रो की बात कर रहे हैं। भई इसमें क्या है? आई है। माइक्रो में क्या है? आई है। नाम ही क्या है? माइक्रो। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, आई स्टैंड फॉर
इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है एकल। जब हम एक व्यक्ति, एक समाज, एक पूरे शहर, एक परिवार, एक सोसाइटी, ठीक है, एक बिज़नेस की बात करते हैं, मतलब कि हम छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है? भई मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं इस चीज़ का कंज़म्पशन करती हूँ। फिर मैं कहूँ ये जो इस पर्सन का बिज़नेस है, इसकी फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या है बिस्किट का प्रोडक्शन होता है। मैंने सिर्फ़ एक फैक्ट्री की बात की है। मैं कहती हूँ कि इस शहर में सभी लोग इस चीज़ का, इस शैम्पू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? मैं कहूँ इस फैमिली में सभी को ये चीज़ बहुत पसंद है। तो हमने क्या किया, सिर्फ़ एक फैमिली की, एक सोसाइटी की, एक परिवार की, एक इंसान की क्या की, बात की, ठीक है? वो होता है माइक्रो लेवल, ठीक है? माइक्रो मतलब कि देखो माइक्रो में क्या आ रहा है, माइक्रो, माइक्रो में आई आ रहा है। आई का मतलब इंडिविजुअल। जब हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उपभोक्ता, एक सोसाइटी, एक बिज़नेस की बात करें, मतलब कि हम स्मॉल लेवल की बात करें, ठीक है? हम छोटे लेवल की बात करें तो हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या पढ़ते हैं हम? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम क्या है, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं मैक्रो की, ठीक है? अब हम बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो में क्या आ गया, ए। ए का मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल, टोटल, लो टोटल क्या हो गया, टोटल में सभी आते हैं। टोटल में हम सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हम कहते हैं ना भई आपके पास ये है, इन सभी का टोटल कर दो, इन सभी पैसों का टोटल कर दो। भई आपके पास ₹10 है, आपके भाई के पास ₹20 है, आपकी मम्मी के पास इतने हैं, आपके पापा के पास इतने हैं। हम कहते हैं चलो सभी का टोटल कर दो। टोटल में आप क्या करते हो, सभी को जोड़ देते हो। तो ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सम, ठीक है? समग्र, एग्रीगेट को हिंदी में बोलते हैं समग्र। समग्र का मतलब होता है सभी, टोटल। तो यहाँ पर हम क्या है, पूरे कंज्यूमर की, पूरे कंज्यूमर की मतलब कि जितने भी एक देश में उपभोक्ता है, वही हमारे देश में सभी उपभोक्ता है, ठीक है? हम सभी किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं, हर रोज कंज्यूम करते हैं। देखो, आप सुबह उठते हो, आप उठते ही क्या करते हो, टूथ ब्रश करते हो, टूथपेस्ट लगाते हो ब्रश पर, फिर आप टूथपेस्ट करते हो। आपने क्या किया, कंजम्पशन किया। कंजम्पशन का मतलब ये नहीं कि आपने उसको खाया, आपने टूथपेस्ट को यूज किया। वो थोड़ी-सी चाहे इतनी सी में अमाउंट में कम हुई हो, लेकिन आपने उसको यूज़ किया, ठीक है? फिर आप कहाँ गए, फिर आप नहाए, फिर आपने अपने बाल धोए, आपने शैम्पू लगाया, आपने क्या किया, शैम्पू को यूज़ किया, शैम्पू का कंज़म्पशन किया, ठीक है? फिर आप क्या करते हो, खाना खाते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो, जो भी आप करते हो, ठीक है? जो भी आप करते हो, तो आपने क्या किया, भोजन का, चाय का कंज़म्पशन किया। तो भई हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम उस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, इसीलिए हम कंज़्यूमर हैं, ठीक है? हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, तो हम अलग-अलग चीज़ों को खाते हैं, पीते हैं, हमारे अलग-अलग हैबिट्स होते हैं, ठीक है? तो हम उस चीज़ का कंज़म्पशन करते हैं। तो जब हम सभी की बात करें, ठीक है? होल कंज़म्पशन की बात करें, सभी कंज़्यूमर की बात करें, तो वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे पूरे इंडिया में जितने भी कंज़्यूमर हैं, हमारे इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे इंडिया में जितनी भी सोसाइटी है, जितने भी बिज़नेस है, वो सभी क्या है, कंज़्यूमर है। तो जब हम सभी की बात करें, मैक्रो में ए आ गया, तो वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है भाई? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये क्या है, वो इकोनॉमिक्स की शाखा है जहां पर हम देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर होता है किसी का व्यवहार। हम इंडिविजुअल, अकेले व्यक्ति की जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, उसको पढ़ते हैं। जैसे कि एक मार्केट, उस एरिया की मार्केट है, जैसे आपके घर के पास कोई छोटी सी मार्केट है, वहां पर लोगों को जिस चीज की जरूरत होगी वो सामान वहीं पर मिलेगा। ठीक है भाई? तो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल एंटिटी की, यानी कि जो छोटे स्तर पर मार्केट है, फर्म है, हाउस होल्ड्स है, घरेलू व्यक्ति है, उनके बिहेवियर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं मैक्रो की। ठीक है? मैक्रो में हम होल लेवल की बात करते हैं। मैक्रो में हम होल लेवल एग्रीगेट की बात करते हैं। ठीक है? इसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या कहते हैं, ओवरऑल बिहेवियर, मतलब कि हम सभी को करते हैं। ओवरऑल का मतलब सभी को, टोटल की बात करते हैं हम, टोटल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि पूरे देश में जितने भी उपभोक्ता है, जितनी भी मार्केट है, जितनी भी फर्म्स है, जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी घरेलू परिवार है, हम सब की बात यहाँ पर उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 2 बातें समझ में आई कि इकोनॉमिक्स की हम 2 ब्रांचेस को पढ़ते हैं, 2 शाखाओं को पढ़ते हैं।
ये इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है। ये किसने डिफाइन की थी? रेगनर फ्रिश ने डिफाइन की थी। किसने? रेगनर फ्रिश ने डिफाइन की थी 1933 में, 1933 में। उन्होंने कहा था भाई बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, चलो इसको दो भागों में बांट देते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल लेवल पर, और मैक्रो ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट लेवल यानी कि होल लेवल पर, बड़े स्तर पर। ठीक है, माइक्रो को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो, हम इसमें क्या क्या है, माइक्रो की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ठीक है भाई, माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं और समष्टि मैक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं? अब देखो भाई, हम पढ़ते हैं यहाँ पर उपभोक्ता का व्यवहार। तो यहाँ पर उपभोक्ता कौन है भाई? आप, मैं, सभी व्यक्ति, जो भी इकोनॉमी में है, जो भी एक जीवित व्यक्ति है, वो सभी क्या है? कंज्यूमर है। चाहे आपकी जरूरत कुछ हो, आपकी चॉइस कुछ हो, आपका व्यवहार कुछ हो। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से कैसे बर्ताव करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम व्यवहार का मतलब है कि किसी चीज का प्राइस अगर कम हो जाता है, किसी चीज का प्राइस अगर कम हो जाता है, तो हम उसमें किस तरह से व्यवहार करेंगे। हम फटाफट क्या करेंगे? अपनी मम्मी को फोन करेंगे। अगर हम मार्केट में, हमें लगता है कि देखो इस चीज का प्राइस ना कम है, एकदम हम शॉपकीपर बताते हैं कि इस चीज का ना, इस चीज के प्राइस पहले 200 थे, अब 80 रुपए हो गए। हम फटाफट मम्मी को फोन करेंगे या अपनी फ्रेंड को फोन करेंगे, अरे इस चीज के तो रेट कम हो रहे हैं, तू भी ले ले, मैं भी ले लूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे, कि ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं। उत्पादक, उत्पादक कौन होता है? प्रोड्यूसर, जो चीज को बनाता है, जैसे कि जो फैक्ट्री मैन है, फर्म है। अब वो क्या देखता है? अब आपके आसपास आप देखोगे अब जैसे कि त्योहार आते हैं, ठीक है, त्योहार आते हैं, होली का वक्त आता है, दिवाली का वक्त आता है, तो वहां पर क्या है? दिवाली के वक्त पर हमें क्या है? डेकोरेटिव आइटम्स मिलती हैं। तो ठीक है, तो जो मार्केट के जो शॉपकीपर है, वो क्या देखते हैं कि वो उस चीज, वो कंज्यूमर की जो डिमांड है भाई, उस टाइम हमें किस चीज की डिमांड होती है? दीपावली के वक्त हमें प्रोडक्ट क्या होते हैं? डेकोरेटिव आइटम्स, यानी कि जो सजावटी चीजें होती है, लाइट्स वगैरह होती है, दिए होते हैं, उस चीज का वो आगे अपनी दुकानों के सामान रख देते हैं कि ताकि लोग खरीदे। आपने कभी देखा कि दीपावली आने वाली है और कोई लोग रंग बेच रहे हैं, पिचकारियां बेच रहे हैं, होली का सामान बेच रहे हैं? नहीं। तो प्रोड्यूसर को इतनी समझ है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपना सामान बेचता है। ठीक है, अब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, आप पूरी मार्केट में देखोगे, सभी जगह राखियों की सेल हो रही है। तो जो प्रोड्यूसर होता है, वो वही सामान बेचता है जिसकी कंज्यूमर को उस वक्त जरूरत होती है। ठीक है, अब आप होली के वक्त मार्केट में जाओगे तो आपको कलर्स दिखेंगे, पिचकारियां दिखेगी, बच्चों के खेलने का सामान दिखेगा, जो भी होली के वक्त सामान की जरूरत होती है, तो उस समय वो बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर की, कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है कि जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो कम सामान खरीदेगा, घट जाते हैं तो वो ज्यादा सामान खरीदेगा। प्रोड्यूसर वही सामान बेचता है। प्रोड्यूसर कौन है? कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, कोई फर्म है। ठीक है, तो वही सामान बेचेगा कि जो उसको जरूरत होगी। आपने कभी देखा कि गर्मियों में लोग ऊन के कपड़े खरीद रहे हैं, सर्दी की स्वेटर खरीद रहे हैं? तो नहीं, जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत होती है, हम वही खरीदते हैं। कीमत निर्धारण यानी कि प्राइस का जो कंट्रोल है, निर्धारण, हम किस तरह से प्राइस को कंट्रोल करेंगे। कल्याण अर्थशास्त्र मतलब कि सोसाइटी का किस तरह से कल्याण होगा, भला होगा। ठीक है, ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, हम माइक्रो में पढ़ते हैं। बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो में हम होल लेवल पर स्टडी करते हैं, मतलब कि सभी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय का मतलब सभी की, हमारे पूरे देश की नेशनल इनकम क्या है? रोजगार, रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है और सभी के पास कितना रोजगार है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां मतलब कि जो हमारे देश की नीतियां है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो किस तरह से वर्क करती है। सरकार अपना बजट कैसे बनाती है, हमारे देश की एक्सचेंज रेट क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। मतलब कि जो बड़े बड़े जो काम होते हैं जिसमें हम पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं, वो हम मैक्रो में, समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया, माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। भाई देखो, मेरी इनकम इतनी है, आपकी इनकम इतनी है, आपके पड़ोसी की इनकम इतनी है, आपकी फ्रेंड की इतनी इनकम है। ये हम किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमी में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, जब हम पूरे देश की बात करते हैं, नेशनल इनकम की, हमारे पूरे देश की इतनी इनकम है, ये हमारे पूरे देश की राष्ट्रीय आय है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में
हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, मतलब कि किस तरह से अगर किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसकी ज्यादा डिमांड होगी, कीमत ज्यादा है तो कम डिमांड होगी। और मैक्रो में हम टोटल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में कितने लोगों के पास काम है, मतलब कि पूरी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है। और माइक्रो में हम हाउस होल्ड्स और फर्म के डिसीजंस क्या है, मतलब कि एक घर के कितने लोग हैं उसके क्या डिसीजन है, एक फर्म किस तरह से अपना काम करती है उसकी बात करते हैं। और इसमें हम सभी डिसीजंस, मतलब कि पूरी इकोनॉमी किस तरह से वर्क कर रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। यहाँ पर माइक्रो में हम इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक वस्तु का ये प्राइस है उसकी स्टडी करते हैं। और मैक्रो में हम ओवरऑल जो भी प्राइस अवेलेबल है मार्केट में उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो भाई हमें पता चल गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, छोटी आर्थिक इकाइयों के से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति, एक गृहस्थ यानी कि एक घरेलू किसी का घर है उसके बारे में बात करते हैं, एक फर्म के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत उपभोक्ता एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में हम बात करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो में, हम संपूर्ण यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जितने भी हमारे फर्म है, जितने भी कंज्यूमर है एक देश में, जितने भी लोग हैं, उन सभी के आर्थिक मुद्दों पर यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्रो में। ठीक है। अब देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस यानी कि इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के दो पहलू होते हैं, मतलब कि दो तरीके से हम इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पर नॉर्मेटिव का मतलब आप नेगेटिव मत लेना कि हम नेगेटिव साइड इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे, नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र, और नॉर्मेटिव को हम बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है। कहीं जहां पर इसको नॉर्मेटिव को हिंदी में नियात्मक भी लिखा हो सकता है। दोनों का एक ही मतलब है, या तो आदर्शात्मक लिखा होगा या नियात्मक लिखा होगा। ठीक है। इन दोनों का एक ही मतलब है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब कि सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। इन दोनों के दो जो डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब कि दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। देखो, जब हम किसी चीज को, कोई फैक्ट है, मतलब कोई सच्चाई है, कोई जीवन की या कोई हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा वक्त चल रहा है, कोई ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या अपने जजमेंट देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम अपनी ओपिनियन देते हैं। हम कहते हैं ना कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि देखो अब क्या है, हम कहते हैं कि जो करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, 20% है। मतलब कि जो हमारे देश में, एक एग्जांपल लेते हैं इस वक्त हमारे देश में जो वर्तमान बेरोजगारी की दर है वो 20% है। और ये सच्चाई है। ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं कहूँ कि जो हमारा देश है वो विकासशील है। ठीक है। मैं कहूँ कि हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है। एक मतलब कि डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील, मतलब कि अभी भी हम पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है, हम विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि अभी भी हमें बहुत सारी जगह पर विकास करना है, अभी भी हम पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, और यही सच्चाई है। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को हम नहीं बदल सकते। जैसे कि मैं कहूँ कि जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। ठीक है। आप इस बात से मना नहीं कर सकते, ये सच है। ये जो चीज है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैडम, सूर्य तो दक्षिण से निकलता है, नहीं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, फैक्ट्स विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स और ओपिनियंस, मतलब कि जो सच्चाई है उस पे हम अपना जजमेंट नहीं रख सकते, हम अपना जिसमें कोई जजमेंट नहीं है, विदाउट, मतलब कि जो सच्चाई है तो सच्चाई है, विदाउट जजमेंट और ओपिनियन, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फिनोमिना। मतलब कि हमें उस सच्चाई को समझने की जरूरत है। जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही है, हाउ थिंग्स आर, मतलब कि जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसा है। ठीक है। अब देखो, हेल्थ है, हेल्थ का मतलब हमारी स्वास्थ्य है, उसकी स्पेंडिंग पर यानी कि जो हेल्थ पर जो खर्च कर रही है वो सरकार 25% खर्च कर रही है। ठीक है भाई, जो हमारा बजट अलॉट होता है उसमें से 25% सरकार हमारे स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। ठीक है। ये होते हैं पॉजिटिव साइंस। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव की। नॉर्मेटिव को हिंदी में आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं या फिर नियात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं जिसमें फैक्ट्स हैं, यानी कि जो फैक्ट्स है या फिर जो हमारे
फिनोमिना है, कोई भी फिनोमिना है, कोई फैक्ट है, कोई भी बात है, उसमें हम क्या है अपनी जजमेंट ऐड कर देते हैं, अपनी जजमेंट ऐड कर देते हैं। हम कहे कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो 20% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो 20% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब हमारे देश में क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, गरीब है, तो मैं उसका आपको पीछे की वजह बताती हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा देश अभी भी गरीबी से जूझ रहा है। तो उसके पीछे की क्या है, हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब आय में असमानता है। आय में असमानता का मतलब कि बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों की जो इनकम है बहुत कम है। मतलब कि किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है और किसी की इनकम इतनी कम है कि वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी नहीं खरीद सकता। इसी वज़ह से हमारे देश में गरीबी है। हमारे देश में क्या है, शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग पढ़ाई से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, इसीलिए भी वो गरीब रह जाते हैं। कुछ लोग क्या है इतनी कोशिश नहीं करते कि वो अपना जीवन स्तर अच्छा कर सकें, इस वज़ह से भी वो गरीब रह सकते हैं। मैंने आपको उसके पीछे की वजह बता दी। लेकिन अब यहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो कि नहीं गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप ये कहते हो कि नहीं गरीबी तो खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमने अपनी जजमेंट दे दी, हमने अपनी क्या दे दी, वैल्यू जजमेंट दे दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देते हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। फॉर्मुलेट स्टेट्स एंड डिजायरेबल रियलिटी, मतलब कि जो रियलिटी है उस पर हम अपने क्या है पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए और वास्तव में वो जो चीज है वो वही है। ठीक है। अब हम कहें कि अब हमें पता है कि हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब हम कहें कि हमारे देश में मान लो 40% लोग बेरोजगार हैं। फिर ठीक है, ये सच्चाई है, मान लो ये फैक्ट है। गवर्नमेंट अपना डेटा पब्लिश करती है और गवर्नमेंट कहती है कि 40% जो हमारी आबादी है, वो बेरोजगारी की कंडीशन में है। फिर आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि नहीं, जो बेरोजगारी का स्तर है, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी मैक्सिमम 5%, मतलब 5% से ज़्यादा हो ही सकता है, मतलब उससे फालतू नहीं होना चाहिए। ये आपने क्या कह दिया, हाउ थिंग्स शुड बी, मतलब कि इस तरह से होना चाहिए। भाई आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लेकिन सच्चाई तो क्या है, सच्चाई तो ये है 40% से ज्यादा की जो जनसंख्या है वो बेरोजगारी में है। जब हम अपनी वैल्यू जजमेंट रखते हैं, वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और जो वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। या तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, डिस्क्राइब इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एक्चुअली में क्या करता है, बताता है। अवॉइडिंग वैल्यू जजमेंट, मतलब कि यहाँ पर ये जो लोगों की क्या बातें हैं, लोग अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। भाई देखो, कोई भी गवर्नमेंट बनती है, जब इलेक्शन के बाद हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट बनती है, किसी भी पार्टी की बनती है, तो क्या है उसके क्या होते हैं, उस पार्टी के फॉलोवर्स भी होते हैं और उसके क्या है ऑपोजिशंस भी होती है। तो सभी के क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, कोई बीजेपी को फॉलो करता है, कोई कांग्रेस को फॉलो करता है, कोई एनसीपी को फॉलो करता है, कोई बीएसपी को फॉलो करता है। सभी के क्या है अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्टी वास्तविकता में इलेक्शन को जीत जाती है उसी की सरकार बनती है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते। तो ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, वैल्यू जजमेंट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं साइंटिफिक स्टेटमेंट, मतलब कि जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल में है, वहीं पर हम इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करते हैं। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमारे जो स्कूल्स है, यानी कि जो हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उसमें क्या है, हम फ्री एजुकेशन देंगे। ठीक है, फ्री एजुकेशन देंगे। ठीक है भाई, वो दे भी रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार, उसके तहत गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन भी मिलती है। ठीक है, और ये सच्चाई है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब आप कहो कि नहीं गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन नहीं, गवर्नमेंट को फ्री में क्या है हायर एजुकेशन, ये वो क्या है ट्रिप्स वगैरह भी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अपनी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब हम अपनी स्टेटमेंट इन्वॉल्व करते हैं, अपनी जजमेंट, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपने क्या है थॉट्स जब इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, अपनी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व कर देते हैं कि इकोनॉमी को इस तरह से काम करना चाहिए तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। ठीक है, अब हम देखो भाई, इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं, हमारे देश में क्या है, हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हम रहते हैं इंडिया में, हम भारत में रहते हैं। हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था।
लेकिन अब क्या है, कोई लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, लेकिन सच्चाई क्या है, हमारे देश में तो मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करती है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जब हम अपनी वैल्यू जजमेंट ऐड कर देते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देते हैं, हम अपने थॉट ऐड कर देते हैं कि नहीं, ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो, सकारात्मक अर्थशास्त्र पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नियात्मक अर्थशास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ क्या है, मूल्य निर्णय या राय शामिल नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में राय शामिल हम नहीं करते, नोट ऐड क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू में हम ऐड नहीं करते। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मूल्य निर्धारण और राय शामिल है। राय का मतलब हम किसी की अपनी एडवाइस रख देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे, अपने थॉट्स रख देंगे, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, क्या था, क्या है और क्या होगा, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। भैया बता दें कि हमारी अर्थव्यवस्था में 40% रोज बेरोजगार है। क्या है, क्या और क्या था, हम कहे कि पहले हमारा देश क्या है, बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहा था, ठीक है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, आगे हमारे देश की जो कंडीशन है वो अच्छी हो, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता दी, हमने यहाँ पर कोई वैल्यू जजमेंट ऐड नहीं की। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, क्या होना चाहिए, अब मैं कहूँ तो कोई और पर्सन है वो कहे कि नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या है, फ्री में ये सभी बांट देना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री में सभी को ये चीजें प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या है, क्या होना चाहिए, इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम अपनी वैल्यू जजमेंट ऐड कर देते हैं, वैल्यू जजमेंट ऐड कर देते हैं नॉर्मेटिव में, और यहाँ पर हम वैल्यू जजमेंट को ऐड नहीं करते, ठीक है। ये रियलिटी को शो करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो रियलिटी में शो चल रहा है उसको शो करता है, और ये क्या करता है, रियलिटी में ऐसा होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, इसमें वो अपनी राय को शामिल कर देता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि क्या है। अब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी डिजायर्स है या फिर हमारी जो नीड्स है, ठीक है, या हमारी वांट्स है, वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या होती है, असीमित है, अनलिमिटेड असीमित है, ठीक है। मतलब कि कभी नहीं खत्म हो सकती हमारी डिजायर्स। नीड्स क्या होती है, हमारी जरूरतें, ठीक है। डिजायर हमारी इच्छा, ठीक है। वांट हम जो चीज को चाहते हैं, ठीक है। भाई हमें ये भी चाहिए, हमारी ये भी चाहिए, हमारी जरूरत क्या होती है, भाई देखो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बेसिक नीड्स होते हैं भाई, रोटी कपड़ा मकान। जरूरत क्या होती है हमारी, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ठीक है। ये होती है हमारी जरूरतें, ठीक है। इच्छाएं क्या है, हमारी इच्छाएं हैं भाई, हमें क्या है, आईफोन चाहिए, ठीक है। हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, ठीक है। आईफोन चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, बढ़िया क्या चाहिए, ब्रांडेड क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। ये हमारी क्या है, इच्छाएं हैं, ठीक है। ब्रांडेड कपड़े चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, कार चाहिए और ब्रांडेड कपड़े चाहिए। वांट्स और क्या चाहते हैं हम चाहते हैं बहुत सारा क्या है, हमारा बैंक बैलेंस हो, ठीक है। बहुत अच्छी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी हो, ठीक है। बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो। ये सभी क्या है, हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स है, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स है। इनको हम क्या कहेंगे, ये सभी क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। ये सभी हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। हम क्या करेंगे अब, इनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, क्या भाई। अब एक पर्सन की क्या है, सैलरी क्या होती है, एक पर्सन क्या है, काम करता है, सैलरी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मान लो किसी की पर्सन की सैलरी 20,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है, उसी के अकॉर्डिंग तो वो अपने खर्चे करेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग तो अपने खर्चे करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। जरूरतें क्या होती है, उसकी बेसिक नीड्स, खाना खरीदेगा, अपने रहने के लिए घर का इंतजाम करेगा, कपड़े खरीदेगा। उसके बाद जो उसके और काम होंगे उन पर वो क्या करेगा, मूव करेगा, उन पर वो स्विच करेगा, ठीक है। और भी उसके बहुत सारी जरूरतें होती है, ठीक है। स्कूल की फीस हो गई उसके बच्चों की, उसके और भी घर के काम हो गए, उसके खुद के खर्चे हो गए, ठीक है। मान लो घर किराए पर है तो उसका किराया देना, बहुत सारे उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करता है। फिर उसके बाद क्या है, वो इन सब चीजों पर स्विच करता है, ठीक है। सबसे पहले वो अपनी
बेसिक नीड्स को पूरा करता है, फिर भी उसकी सैलरी लिमिटेड होती है, तो सभी इच्छाएँ उसकी एक साथ में पूरी नहीं होती। तो भई हमें यहाँ समझ में आ गया कि जो हमारे डिज़ायर्स है वो अनलिमिटेड है और उनको जो पूरा करने के जो रिसोर्सेज़ है, उनको जो पूरा करने के जो रिसोर्सेज़ है वो लिमिटेड है। इच्छाएँ असीमित है और उनको पूरा करने के लिए साधन सीमित है। ठीक है? अब भई देखो यहाँ से हमारा मेन इकोनॉमिक्स का जो कांसेप्ट स्टार्ट होता है। क्या? डिमांड यानी कि मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा क्या कहती है? मांग की परिभाषा भाई देखो, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, भाई हम कहते हैं कि भाई अब हम मार्केट जाए, ठीक है? अब हमें कोई चीज पसंद आ गई, ठीक है? हमें क्या है, हम मार्केट में ऐसे घूमते जा रहे हैं, हमें मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, कोई अच्छी ड्रेस दिख गई, कोई अच्छा फुटवेयर दिखे, कोई अच्छे सैंडल्स दिख गए, कोई अच्छा क्या है पर्स दिख गया, कोई भी चीज दिख गई जो आपको जरूरत है, ठीक है? आपको क्या है, उसकी खरीदने की इच्छा है, ठीक है? आपको उसको खरीदने की इच्छा है, आपको वो पसंद है या आप वो चाहते हो कि आप वो लो, लेकिन उसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड नहीं कहेंगे। आज से आपका इस टॉपिक के बाद, इस क्लास के बाद डिमांड के प्रति क्या है, पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा कि आखिर में इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम डिमांड किस चीज को कहते हैं। तो वही समझते हैं। देखो, मांग क्या है, मांग क्या है, डिमांड क्या है। भाई देखो, अब आप मार्केट में जाओ आप मार्केट में जाओ, आप शॉप पे जाके खड़े हो जाते हो, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई, ठीक है? ड्रेस की कीमत है बहुत ज्यादा, ठीक है? आप चाहते भी हो खरीदना, ठीक है, लेकिन आपको महंगी भी लग रही है, आपको पसंद भी आ गई। हमारे साथ सभी के साथ ये होता है, ठीक है? ह्यूमन नेचर है, ठीक है? तो फ्लक्चुएशंस हमारे नेचर में आते हैं, स्पेशली फीमेल्स के, ठीक है? तो हम पे हमारा क्या है, माइंड और मन कभी भी एक साथ वर्क क्या है, बैलेंस होने में उसको टाइम लगता है, रियलिटी है जीवन की। तो अब हम क्या है, मार्केट में गए, पैसे भी हैं, ठीक है, उस चीज को खरीदने के, लेकिन उसके प्राइस हमें अपने अकॉर्डिंग ज्यादा लग रहे हैं, शॉपकीपर ने जो प्राइस सेट कर दिया वो कर दिया। अब क्या है, कोई प्रोडक्ट है या कोई गुड्स है, उसको जब हम डिमांड के रूप में हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम एक क्या है, निश्चित अवधि पर अलग अलग प्राइस पर खरीदने के इच्छुक या सक्षम है। अब देखो, जब तक हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है? अब आपका है, आपने देखी ड्रेस, ठीक है, ड्रेस का प्राइस है बहुत ज्यादा, प्राइस है ज्यादा, ठीक है, आपके पास अमाउंट भी है उतना, मतलब उससे फालतू ही है, लेकिन आपको प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है? आप क्या करोगे, उसको कहोगे कि छोड़ के आ जाओगे, चलो भाई मुझे अमाउंट ज्यादा लग रहा है, आप छोड़ के आ जाओगे, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने पैसे नहीं खर्च किए, आपको वो पसंद आई, ठीक है, आपकी इच्छा थी, आपको वो ड्रेस क्या आई, पसंद आई, आपकी डिजायर थी, बट आपने उस डिजायर को पूरा नहीं किया, आपने उसके लिए पे नहीं किया, आप उस ड्रेस को छोड़ के आ गए, तो इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिजायर कहेंगे, डिमांड नहीं कहेंगे। ठीक है, आपको पसंद आई, आपके पास पैसे भी थे, लेकिन आप खर्च करने के लिए इच्छुक नहीं थे, आप खर्च करने के इच्छुक नहीं थे, तो उसको हम डिजायर कहेंगे, डिमांड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा मांग नहीं बनती। जब हमारी इच्छा है भाई मैं इस चीज को खरीदूं, पैसे भी है, लेकिन पैसे खर्च करने का, पैसे देने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है, इफेक्टिव नहीं है, तो इच्छा इसका प्रमुख घटक है। तो जब तक वो डिमांड इफेक्ट में नहीं आएगी, जब तक हम उसको डिमांड नहीं करेंगे, जब तक हम उसके लिए पेमेंट नहीं करेंगे, उसके पैसे नहीं देंगे, तो वो हमारी डिमांड डिमांड नहीं बनेगी, वो हमारी डिजायर ही रह जाएगी, इच्छा ही बन के रह जाएगी, जब तक हम उसको पे करने के लिए पैसे नहीं निकालते। ठीक है भाई, तो देखो, तो यहाँ पर डिमांड जब इफेक्टिव होगी, जब वो पूरी बनेगी, इफेक्टिव कब होगी, तो तीन तत्व से मिलकर बनती है, तीन फैक्टर से मिलकर बनती है। एक तो इच्छा, भाई इच्छा है, डिजायर है कि वो ड्रेस खरीदो, खरीदने के लिए साधन, मतलब कि पैसे होने चाहिए, मनी होनी चाहिए ना, साधन क्या है, अब डिजायर तो भाई पैसे खर्च करोगे तभी मिलेगा, खरीदने के लिए साधन का प्रयोग करना, पे करने की इच्छा, पे करने की इच्छा, ठीक है, मतलब कि अब पैसे तो है, देने का मन नहीं है, भाई पैसे खर्च हो जाएंगे, हमें तो ज्यादा लग रहा है, तो किसी मांग को तब तक नहीं माना जाता जो उत्पाद की कीमत चुकाने में क्षमता से समर्थित ना हो, मतलब कि क्षमता है, पैसे भी है, लेकिन वो समर्थित नहीं है, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं है खर्च करने की। अब कब होगी वो डिमांड पूरी, देखो, अब क्या है, अब डिमांड क्या है, डिजायर है, समथिंग बैक्ड अप बाय परचेसिंग पावर। भाई आप क्या है, डिमांड को हम डिमांड जब कहेंगे जब आप उसके लिए, आपकी खरीदने की इच्छा हो, पैसे खर्च करने की इच्छा हो, ठीक है? अब भाई क्या है, आपको लगी है भूख, आपको लगी है भूख,
आप क्या करोगे, आप मम्मी को कहोगे कि भई मुझे ये खाना है, ठीक है? अब ठीक है, आपको भूख लगी है, आपकी मम्मी क्या है, आप कहोगे कि भई चलो रोटी बना दो, सब्ज़ी बना दो, चावल बना दो, या फिर आप कहोगे चलो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है? आपको भूख लगी है, ठीक है? भूख को कौन शांत करेगा? हमारी भूख को शांत करेगा फूड, ठीक है? फूड क्या है? कुछ भी हो सकता है। हमारी क्या है उस टाइम पर ज़रूरत, भई प्यास लगी होती तो हम पानी पीते, तो उस टाइम हमारी ज़रूरत पानी पानी बन जाता, ठीक है? हमें प्यास लगी होती तो हम पानी पी लेते, ठीक है? अब हमें लगी है भूख, भूख को कौन शांत करेगा? कोई भी खाना। तो ज़रूरत क्या है? जिस चीज़ की हमें जिस वक़्त ज़रूरत होती है, वही हमारी उस वक़्त नीड बन जाती है, ठीक है? उस टाइम की ज़रूरत क्या है? भोजन। उस टाइम की ज़रूरत क्या है? भोजन। भोजन भई आपका कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका मन हो खाने का, ठीक है? आप सोचते हो चलो भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, स्विगी कर लेते हैं, ज़ोमैटो कर लेते हैं, ठीक है? फूड पांडा कर लेते हैं। चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, पिज़्ज़ा कर सकते हैं हम, ठीक है? मसाला डोसा ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, छोले भटूरे भी कर सकते हैं भई, ठीक है? जो भी आपका मन है खाने का। अब क्या करोगे? अब आपने क्या किया? भूख लगी थी, ज़रूरत क्या थी? खाना। अब आपका जो मन होगा, जो आप चाहोगे, वो क्या करोगे? ऑर्डर कर दोगे, ठीक है? आप जो चाहोगे, वांट क्या होती है? चाहना, जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर दिया पिज़्ज़ा ऑर्डर, ठीक है? नीड क्या थी? भूख लगी थी, ठीक है? भूख किससे भूख लगी थी? ठीक है, हमारी क्या थी? भूख थी। भूख के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन। भोजन ने क्या किया? हमारी ज़रूरत को पूरा किया, ठीक है? नीड क्या है? ज़रूरत। ज़रूरत किसने पूरा की? भोजन ने। अब हमें क्या चाहते हैं खाना? चाहते क्या है खाना? चाहते हैं हम पिज़्ज़ा खाना, ठीक है? अब भई पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर कर दिया। अब भई वो जो डिलीवरी पर्सन है आपके घर आएगा। अब ये डिलीवरी पर्सन आपके घर आएगा, या तो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी होगी, तो वो आपको दे देगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की, तो आप कैश ऑन डिलीवरी आपको पे करनी होगी उसको, ठीक है? वो पिज़्ज़ा आपको देगा और आपकी पूरी डिमांड हो जाएगी, ठीक है? जब आपने ज़रूरत को वांट में बदला और उसके लिए क्या किया? पे किया। उसके लिए आपने क्या किया? पे किया। क्या किया? अमाउंट पे किया, जो भी उसका अमाउंट था। जब आपने उस चीज़ को चाहा, उसकी आपको ज़रूरत पड़ी, उस चीज़ को ज़रूरत पड़ने के बाद आपने चाहा कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने पे किया। पे करने के बाद वो चीज़ आपको मिली, तो ये हमारी डिमांड बनी। इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड कहेंगे। इसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड कहेंगे, माँग कहेंगे। ये होती है डिमांड, ठीक है? अब भैया आप क्या करते हो, ठीक है? अब आप क्या करते हो, बहुत सारे क्या करते हैं पर्सन, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेज़न है, ठीक है? नायका है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स है। इन पर क्या है, कार्ट में सामान डालते रहते हैं, ठीक है? उसको लाइक करेंगे, कार्ट में डाल देंगे, ऐड टू कार्ट कर देंगे। जब तक हम उसके लिए पे नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे घर आएगी ही नहीं, ठीक है? जब तक हम उसके लिए पे नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे घर आएगी नहीं। तो भई वो क्या है, वो हमारी इच्छा ही बन के रह जाएगी। जब तक हम उसके लिए पे नहीं करेंगे, वो हमारी डिमांड नहीं बनेगी। तो डिमांड कब मिलकर बनती है? जब हम उसको चीज़ को चाहते हैं, उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं पे करने में, तो वो हमारी डिमांड बनेगी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। मान लो आप, जब तक हम उन्हें क्या है, हम उस चीज़ को पसंद करते हैं, हम लेना चाहते हैं, तब तक वो हमारी डिज़ायर ही रहेगी, डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है भई, ये होती है डिमांड की पहली कंडीशन, ठीक है? इच्छाएँ, इच्छा क्या होती है? डिज़ायर। भई डिज़ायर तो सबकी होती है कि भई ये अब मैं ये भी लूँ, मैं वो भी लूँ, मैं ये भी लूँ। जब तक आप उसको चाहते नहीं, उसको पे करना नहीं चाहते, वांट टू पे, जब उसको आप पे करने के लिए, खरीदने के लिए इच्छुक हो, तभी वो आपकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भई? डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। आम तौर पर इच्छा, चाहत और माँग शब्द का प्रयोग परस्पर विनिमय के लिए होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड का अलग ही कांसेप्ट है। भई देखो, अब आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा फ़ोन खरीदूँ, अच्छा आईफ़ोन खरीदूँ। भई आईफ़ोन के प्राइसेज़ ज़्यादा है, ठीक है? 1 लाख प्लस इसका अमाउंट चला जाता है आईफ़ोन का। अब आप चाहते हो कि भई मैं आईफ़ोन खरीदूँ, आपके पास उतने पैसे भी हैं, लेकिन आपको बार-बार ये आ रहा है, भई नहीं भई इतने पैसे में तो मैं ये भी खरीद सकता हूँ, इतने पैसे में तो चाहे मैं गोल्ड ही ना ले लूँ, ठीक है? हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि नहीं, इतने पैसे में तो मैं ये काम कर लूँगा अपना, मैं एफडी करा दूँ, मैं अपने बैंक में डाल दूँ, ठीक है? तो आईफ़ोन लेने की आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, लेकिन आप पे करना नहीं चाहते। पैसे भी हैं आपके पास, लेकिन आप पे करना नहीं चाहते, तो आपकी जो ये डिज़ायर है, डिज़ायर ही रह जाएगी, इसको हम डिमांड नहीं कह सकते, ठीक है? अब आप देखो, मान लीजिए आप चंद्रमा पर उड़ान भरने की इच्छा रखते हैं, अभी आप चाहते हो कि भई मैं चाँद पर जाऊँ, ठीक है? मैं चाँद पर उड़ान भरना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास इतना पर्याप्त
इनकम नहीं है, भाई आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आपकी इच्छा मांग में परिवर्तित हो। भाई इच्छा तो है कि चांद पर जाऊं घूमने, ठीक है, इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो इसको हम मांग में परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसे मांग नहीं कहेंगे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम मांग नहीं कहेंगे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे ये आपकी इच्छा है, डिमांड नहीं है। हाँ भाई आपके पास फिर पैसे आ जाते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा होने के बावजूद फिर क्या भाई आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप ऐसे तौर पर पैसा खर्च नहीं करते, ठीक है, पहले आपके पास पैसे नहीं थे तो इच्छा थी, ठीक है, तो वो डिजायर डिजायर ही रह गई, डिमांड नहीं बनी। अब आपके पास पैसा होने के बावजूद आप उस पर खर्च नहीं करते, तो ये इच्छा मांग नहीं बल्कि चाहत कहलाएगी। भाई आप चाहते हो लेकिन पैसे खर्च करने का मन नहीं है, तो ये इच्छा नहीं, डिजायर नहीं, वांट कहलाएगी। और इस इच्छा को मांग तभी कहेंगे जब आप अपनी मांग को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है, पैसा खर्च करने के लिए जब आप तैयार होगे फाइनल में वो डिमांड हमारी बन जाएगी। इस तरह से अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है वो इन 3 फैक्टर से बनती है, ठीक है। खरीदने की इच्छा, भाई मेरी इच्छा है मैं आईफोन लूँ, ठीक है, मेरी इच्छा है मैं आईफोन लूँ, ठीक है। प्लस भुगतान करने की क्षमता, भाई मेरी इतनी कैपेबिलिटी है मैं आईफोन का जो प्राइस है वो पे कर सकूँ, ठीक है, मैंने पक्का मन बना लिया भाई मुझे खरीदना है, ठीक है, जितनी उसका अमाउंट है उतना मैं पे कर दूंगी, ठीक है। भाई उस पेमेंट को करने के लिए मैं रेडी हूँ, रेडी टू पे, ठीक है। अब क्या है, रेडी कर मैंने पे कर दिया, अब क्या है मेरी डिमांड पूरी हो गई, किसकी, आईफोन की, मेरी डिमांड पूरी हो गई आईफोन की। ये होती है हमारी पूरी डिमांड इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, यहाँ से सुपर सुपर कोई भी जो क्वेश्चन है बनता है, ठीक है, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो आप, केवीएस का दे रहे हो, डी ट्रिपल एस बी का दे रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजी के पूछ लिए जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, हिंदी में इसको समझते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम, देखो भाई मांग का नियम कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हमने क्या है और चीजों को इक्वल मान लिया, जब किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी जो मात्रा है, ठीक है, प्राइस क्या है, कीमत, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो हम कम कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो पहले जो चीनी थी वो आती थी 20 रुपए किलो, 20 रुपए केजी थी, ठीक है, और तो हम क्या है 2 किलो चीनी ले लेते थे, ठीक है, 20 रुपए, तो देखो 20 रुपए केजी थी, 20 रुपए केजी थी, तो हम क्या ले लेते थे, 4 किलो ले लेते थे, जब महीने में 4 किलो ले लेते थे। अब हो गया भाई चीनी का प्राइस 50 रुपए हो गया, ठीक है, अब चीनी का प्राइस कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। अब क्या है हमने 2 किलो लेनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अब भाई हमें और भी खर्चे करने हैं, इनकम तो हमारी लिमिटेड सी है, अब हमने उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया। इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ये रिलेशन बताता है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध बताता है, प्राइस ऑफ गुड्स किसी वस्तु की कीमत का और उसकी गई मात्रा के बीच में क्या है, क्या संबंध है, एक इनवर्स रिलेशन बताता है। जैसे किसी वस्तु के प्राइस कम होंगे तो हम उसकी सामान ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, ठीक है भाई। देखो अब आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम की बात करें तो प्राइस आइसक्रीम का 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है, तो भाई हम क्या है 10 रुपए के प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 4 ले रहे हैं, ठीक है, 10 रुपए प्राइस है। अब प्राइस हो गया 6 रुपए, हमने 8 लेनी शुरू कर दी, प्राइस कम हुआ, हमने ज्यादा लेनी शुरू कर दी, हमने ज्यादा लेनी शुरू कर दी, ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी ज्यादा हो गई, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, ठीक है। इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो यहाँ पर एक चीज आप पढ़ेंगे, अदर थिंग्स इक्वल, हमने और चीजों को क्या मानना है, हमने और चीज जैसे कि और कंडीशंस क्या होते हैं भाई, चाहे उस चीज की हमें जरूरत हो ना हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम कुछ भी हो, और जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसका उन पर हमको उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम नहीं कंसिडर कर रहे, मतलब उनको हमने क्या है कांस्टेंट मान लिया है, उनको हमने कांस्टेंट मान लिया है। जैसे किसी वस्तु के प्राइस बढ़ेंगे हम उस चीज की कम चीजें खरीदने लग जाएंगे, ठीक है, हम कहेंगे ना महंगी होगी कम खरीदो, ठीक है ना, भाई महंगा हो गया सामान थोड़ा सा कम ले लो बाद में ले लेंगे, और कोई चीज सस्ती होगी तो हम ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है, यही मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत में और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध है, वस्तु की कीमत में और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो देखो डिमांड क्या है, मांग है, मांग के डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके निर्धारक तत्व क्या है।
देखो इसमें हम किस चीज का, वस्तु का प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है। भाई देखो, अब किसी को क्या है, कॉफी पसंद है, उसको कॉफी का टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को क्या है, जूस पसंद है, उसको जूस का टेस्ट अच्छा लगता है। हमारी सभी की क्या है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग प्रेफरेंस है। भाई देखो, अब किसी को सुबह उठते ही क्या है, योगा करना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पे जाना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठते ही मंदिर जाना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठते ही रनिंग करना अच्छा लगता है। सभी की अलग अलग क्या है, प्रेफरेंस होती है, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब उस चीज से जो रिलेटेड है, उस चीज के प्राइस क्या है, ये भी डिमांड पर इफेक्ट करता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में उस चीज की क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, ये भी डिमांड पर फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर देखो भाई, किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो हम उसके अकॉर्डिंग सामान खरीदेंगे, कीमत ज्यादा तो कम लेंगे, कीमत कम है तो कम सामान लेंगे। अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, भाई एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, तो बेचारा कम सामान खरीदेगा अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कोई कंज्यूमर है, उसको क्या है भाई, वो चीज की आदत लग चुकी है, भाई जो ये जो पर्सन होते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं, जो ये सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, इनको क्या हो जाता है, ये उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, चाहे वो सिगरेट का प्राइस कितना हो, उसको भाई टेस्ट बैठ गया, उसको वो खरीदनी ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिमांड प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसमें मांग के जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है, इसमें कंज्यूमर की इनकम, प्राइस, उसकी पसंद, उसकी चॉइस, रिलेटेड गुड्स है, वो सभी क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पर हम दो चीजों को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, और एक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है, प्रतिस्थापन को हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि एक की जगह दूसरे को ले लेना, ऑप्शन। हम कहते हैं ना, चलो भाई कोई और दिखा दो, इसकी जगह हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो आपने कई जगह देखा होगा, चीनी की जगह लोग क्या कर लेते हैं, शक्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब चीनी की जगह शक्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर चाय पत्ती महंगी हो गई तो हम कॉफी पी सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ना, चाय पत्ती महंगी हो गई तो हम कॉफी पी सकते हैं। हम पेप्सी पी रहे हैं, पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो हम कोका कोला ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वस्तुएं वे होती है जो एक दूसरे की जगह हम कंज्यूम कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह हम ऑप्शन में रख सकते हैं। यदि चाय महंगी हो जाए तो कॉफी कॉफी पी सकते हैं, ठीक है। चाय महंगी हो जाए, चाय पत्ती महंगी हो जाए तो हम कॉफी खरीद सकते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वस्तुएं क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं, जो एक दूसरे के साथ साथ चलती है, मतलब कि जिसको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं खरीद सकते। मतलब कि ऐसे जोड़े होते हैं, ये पेयर में चलती है, पेयर में, ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर है या संगत है। मान लो, देखो वैसे तो ये डिजिटल पेन है, वैसे ये डिजिटल पेन है, इसमें रिफिल नहीं है। पेन जो सिंपल पेन होते हैं, इसमें से हम रिफिल निकाल देते हैं, सिक्का निकाल देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो भाई इस पेन में से मैं क्या है, रिफिल निकाल दूं, ठीक है। इस पेन में से मैं ये रिफिल निकाल दूंगी तो क्या होगा, तो इस पेन का क्या है, कोई काम नहीं होगा। मैंने रिफिल निकाल दिया, रिफिल को साइड पे रख दिया, इस पेन का कोई काम नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे पर जो डिपेंड है, जिनको हम एक साथ यूज करते हैं। भाई पेन के साथ हम रिफिल डालेंगे जब तो हमारा पेन चलेगा, ठीक है। जैसे कि कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। अब आपकी कार में पेट्रोल ही नहीं है तो आपकी कार चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, ठीक है। चाय और चीनी, भाई आपको चाय बनानी है, आपको चाय पत्ती भी चाहिए और चीनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो पेयर में चलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है, जो हम एक दूसरे की जगह, मतलब उसको ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि चाय पत्ती महंगी हो गई तो हम कॉफी खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। अब पेप्सी महंगी हो गई तो कोका कोला खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो, अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, पेप्सी महंगी हो गई, हमने क्या किया, हमने कोका कोला खरीद ली, ठीक है। पेप्सी महंगी होगी, कोका कोला पे चले गए। स्टारबक्स की कॉफी महंगी होगी, कोस्टा कॉफी पे चले गए। पिज्जा खाना है, डोमिनोज का पिज्जा महंगा मिल रहा है, पिज्जा हट पे चले गए। मैकडी गए, मैकडी पे डील महंगी आ रही है, बर्गर किंग चले गए। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल है। भाई हमें जो चीज ऑप्शन में मिल जाती है, भाई उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो हम वो खरीदने लग जाते हैं, हम वो खरीदने लग जाते हैं, ठीक है ना। यही होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो ये क्या है, पेयर में यूज होते हैं, पेयर में यूज होते हैं, जोड़े में, ठीक है। जैसे कि पेन प्लस रिफिल, पेन प्लस रिफिल। अब भाई पेन में से रिफिल निकाल दूंगी, ठीक है, कोई यूज नहीं है,
तो ये एक साथ यूज होंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ यूज होंगे, ठीक है। इनका एक दूसरे के प्राइस पर और डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कार और फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, कार में पेट्रोल डलता है, ठीक है ना, कार में पेट्रोल डलता है। अब भाई देखो, कारों के प्राइसेस बढ़ेंगे तो पेट्रोल पे इफेक्ट होगा ना, लोग कार ज्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, बिना पेट्रोल के कार चलेगी नहीं, तो एक दूसरे के साथ चलते हैं। मोबाइल और सिम कार्ड, भाई मैं मोबाइल में से अपनी सिम कार्ड निकाल दूंगी, मेरा मोबाइल किसी काम का नहीं है। पेन में से रिफिल निकाल दूंगी, मेरा पेन किसी काम का नहीं है। टूथब्रश पे हम टूथपेस्ट लगाते हैं, आपने देखा खाली बिना पेस्ट लगाए हम टूथब्रश कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब ये क्या है, वीडियो गेम है, ठीक है, वीडियो गेम है, इसका मैं रिमोट ले जाऊं, ठीक है, इसका रिमोट आपको नहीं मिलेगा, आप कैसे खेलोगे, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। टूथपेस्ट और टूथब्रश, ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल हो गया। पेन और रिफिल, ठीक है, पेन में से रिफिल निकाल दोगे, ये भी किसी काम का नहीं है, तो दोनों एक साथ यूज हो गए, ये भी दोनों एक साथ यूज हो गए, ये भी दोनों एक साथ यूज हो गए, ठीक है ना। तो और मोबाइल और सिम कार्ड दोनों भी एक साथ यूज हो गए, ठीक है। और कार और पेट्रोल दोनों एक साथ यूज हो गए, जो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ यूज होते हैं, साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं, एक दूसरे को पूरा करती है, मतलब एक दूसरे के बिना ये अधूरी है, एक दूसरे को पूरा करती है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट को हम कहते हैं प्रतिस्थापन, मतलब एक दूसरे की जगह हम प्रतिस्थापन, एक दूसरे की जगह हम ऑप्शन में उसको, भाई हम कहते हैं ना चलो ये नहीं तो ये ले लो, ऑप्शन में हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, हमारे पास अल्टरनेट चॉइसेस होती है, अल्टरनेट चॉइस होती है, ठीक है। भाई आपने कहीं देखा होगा, मैकडी के ही आसपास या उसी के सामने कई जगह क्या होता है, बर्गर किंग होता है, ठीक है। भाई मैकडी के ही आसपास क्या होता है, बर्गर किंग होता है। भैया आपको मैकडी का सामान महंगा लग रहा है, बर्गर किंग चले जाओ, हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, उसका ऑप्शन है, ठीक है। आप कोका कोला पेप्सी पी रहे हो, पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, आप कोका कोला खरीदने लग जाओगे। स्टारबक्स के प्राइसेस बढ़ गए, आप कोस्टको को भी चले जाओगे। डोमिनोज के प्राइस बढ़ गए, आप पिज्जा हट चले जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, अब टी के प्राइस है, चाय पत्ती के प्राइस है, आप कॉफी पीने लग जाओगे, ठीक है। जेल पेन है, महंगा हो गया, जेल पेन खरीद रहे थे पहले, अब जेल पेन महंगा हो गया, आप बॉल पेन खरीदने लग जाओगे, ठीक है ना। जेल पेन महंगा हो गया, आप बॉल पेन खरीदने लग जाओगे। यही होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, हर चीज के ऑप्शंस होते हैं, जिन चीजों के ऑप्शन होते हैं, जिनको हम एक की जगह दूसरे की जगह एक के साथ, मतलब एक की जगह हम दूसरा उसका यूज कर सकते हैं, उसका ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको मैंने बता दिया। अब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक तत्व, इसके मांग के निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व क्या होते हैं मांग के, देखो प्राइस, प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत, प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत। इनकम, इनकम हमारी आय, ठीक है। टेस्ट हमारा क्या, टेस्ट हमारी चॉइस, ठीक है, हमारी पसंद। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब उस चीज से रिलेटेड गुड्स के प्राइस। संबंधित वस्तु के कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है भाई। नंबर ऑफ बायर्स, भाई देखो, अब आप देखते हो कि जो एरिया है, ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पर जो एरिया है, आपके आसपास का एरिया है, वहां पर लोगों को जिस चीज की जरूरत होगी वो वहीं पर वही सामान मिलेगा, वहीं पर वो सामान मिलेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन, वहां कितनी पॉपुलेशन है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या उम्मीद रखते हैं, क्लाइमेट और वेदर। अब भी देखो, अब सर्दी का मौसम चल रहा है, हम क्या है सर्दियों के कपड़े खरीदेंगे, गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम गर्मी के कपड़े खरीदेंगे, बरसात का मौसम चल रहा है, हम क्या है छाता वगैरह खरीदेंगे। तो क्लाइमेट का और वेदर का भी बहुत ज्यादा डिमांड पर असर पड़ता है। पॉपुलेशन वहां की कम है किसी एरिया की, जैसे आप गांव के एरिया में जाओ तो वहां थोड़ी पॉपुलेशन होती है, तो मार्केट का साइज भी छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर जो डिमांड है वो कम रहती है। अगर आप क्या है किसी मेन मार्केट में चले जाओ, वहां क्या है बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे, भीड़ दिखेगी, पब्लिक दिखेगी, नंबर्स ऑफ बायर्स क्या है ज्यादा है, तो वहां आपको दुकानें भी ज्यादा दिखेगी। इस तरह से हमारी डिमांड काम करती है, ठीक है। अब भी देखो कोई एरिया है, वहां पर क्या है एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, ठीक है, एक अर्बन एरिया है, वहां पर जो लोग है वो अच्छी क्वालिटी की चीजें लेना पसंद करते हैं, तो उनकी जो चॉइस है वो अच्छी क्वालिटी की है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो सामान मिलेगा वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। इस तरह से हमारी डिमांड वर्क करती है। तो देखो हमें पता चल गया कौन से तत्व प्रभावित करते हैं मांग को, प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु का प्राइस,
कंज्यूमर की कितनी इनकम है। भाई देखो उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, सामान ज्यादा खरीदेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी तो, ठीक है। अब भाई मैं ये ट्रायंगल बना रही हूँ, ट्रायंगल नहीं है ये, ठीक है। मैथ की लैंग्वेज में इसको ट्रायंगल कहते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा शो करता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, बदलाव, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। मैथ की लैंग्वेज में इसको ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में आगे हम और चैप्टर्स करेंगे मैक्रो के, मैक्रो में ये बहुत यूज होता है डेल्टा। डेल्टा को हम कहते हैं चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव। मतलब कि देखो, अब वाई का मतलब होता है हम इकोनॉमिक्स में वाई से अपनी इनकम का शो करते हैं। अब कंज्यूमर की इनकम क्या है, ये एरो ऊपर जा रहा है तो इनकम क्या हुई, बढ़ गई। अगर एरो नीचे आ रहा हो तो इनकम कम हो गई, ठीक है। बेसिक से स्टेप्स है, कोई भी समझ सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, डेल्टा का साइन लगाया। वाई किसको शो करता है, हमारी इनकम को। साइन ऊपर जा रहा है मतलब कि इनकम बढ़ गई। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो क्या है, क्वांटिटी भी ज्यादा खरीदेगा, सामान भी ज्यादा खरीदेगा। भैया आपके पास ज्यादा पैसे आओगे तो आप ज्यादा शॉपिंग करोगे, ठीक है ना। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो उसकी टेस्ट होगी, प्रेफरेंस होगी, वही सामान वो खरीदेगा। किसी वस्तु का, संबंधित वस्तु का क्या प्राइस है उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम देखते हैं कि शैम्पू के, मान लो आप कोई और शैम्पू यूज कर रहे हो, आप लोरियल का शैम्पू यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको लगा कि लोरियल के शैम्पू के प्राइस है वो बढ़ गया, उसी के जैसा मिलता जुलता ट्रेसमे का शैम्पू आता है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता, ठीक है। आप फीचर्स देखोगे, बोतल की शेप देखोगे, शैम्पू का कलर देखोगे, उसकी फ्रेग्रेंस देखोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे, ऑलमोस्ट मिलते जुलते से होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो उससे रिलेटेड गुड्स है उसी का ही ऑप्शन है, ठीक है, उसके प्राइस पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, आप कई बार वो भी ले सकते हो। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है, उस साइज क्या है वहां की पॉपुलेशन का, उसकी इनकम क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये सभी फैक्टर्स क्या है, डिमांड को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता चल गया कि ये सभी कारक मांग को प्रभावित करते हैं। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता क्या उपेक्षा करता है, वहां की जनसंख्या कितनी है, उपभोक्ता की आय का विवरण क्या है, सरकार की नीति क्या है, ये सभी क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है या कारक है, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमें मांग का नियम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या कहता है। उसी पे ही मांग के नियम पर इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, इसकी जो हमारी ग्राफ की संरचना है, उसका जो वक्र बोलते हैं हिंदी में, ग्राफ को हम हिंदी में वक्र कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। वो क्यों इस तरह से होता है, वो मांग के नियम से इस तरह से होता है। तो देखो, किसी वस्तु की मांग, मांग क्या होती है, हमारी डिमांड। किसी वस्तु की कीमत, कीमत मतलब प्राइस, और उस वस्तु की मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, के बीच के, मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच के संबंध को क्या करता है, शो करता है। मतलब कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है प्राइस का और क्वांटिटी का। भाई पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। प्राइस का मतलब कीमत, ठीक है, और क्वांटिटी का मतलब मात्रा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, ठीक है। उनके बीच के क्या है, रिलेशन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मांग का नियम कहता है अन्य चीजें समान होने पर। अब यहाँ पर अन्य चीजें कौन सी है भाई, अभी हमने ये सभी क्या पढ़े थे, ये सभी फैक्टर्स पढ़े थे, मांग को प्रभावित करने वाले ये सभी फैक्टर्स हमने डिटेल में पढ़े थे, ये सभी, ठीक है। मांग को सभी जो ये प्रभावित करने वाले जो तत्व है, इनको हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, मतलब कि स्थिर मान लिया। तो इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इन चीजों को हमने एक तरीके से भाई मान लिया, ये चीजें जैसी है वैसी है, इन चीजों का डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अन्य चीजें समान रहने पर, अन्य चीजें कौन सी थी, उसके फैक्टर्स ये वाले, ठीक है। अन्य चीजें समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत का मतलब प्राइस बढ़ता है, उस वस्तु की मांग की मात्रा यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। मतलब कि हमें पता चल गया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी तो हम कम सामान खरीदेंगे, कीमत गिर जाएगी, कम हो जाएगी तो हम ज्यादा सामान खरीदने लग जाएंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसका, प्राइस का और क्वांटिटी का। मतलब कि दोनों में विपरीत संबंध है, एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, मतलब कि कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, कीमत घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है,
यानी कि विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध है किसका? प्राइस ऑफ गुड का, मतलब कि किसी वस्तु की कीमत का, वस्तु की कीमत का, और क्वांटिटी ऑफ बायर्स का, वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा का, की मात्रा का, मांगी गई मात्रा का। ठीक है। परचेज इन अ डिफाइंड पीरियड, सेट्रिस पैराबिस। भाई देखो, ये कंडीशन आपको कई जगह लिखी दिखी होगी। सेट्रिस पैराबिस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, समान रहने पर। सेट्रिस पैराबिस एक इकोनॉमिक्स की टर्म है। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स इक्वल, मतलब कि और जो फैक्टर्स है, जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमने ये मान लिया कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, कि ना तो उसकी इनकम बढ़ रही है ना घट रही है, उसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। भाई देखो, सर्दियों में हमारे टेस्ट अलग होते हैं, गर्मियों में हम ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, ठंडी ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह खाना पसंद करते हैं, और सर्दियों में हम गर्म चीजें, हलवा वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके टेस्ट वगैरह को, उसकी प्रेफरेंस को, उसकी इनकम को और चीजों को क्या है कांस्टेंट मान लिया, हमने उन चीजों को तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो सेट्रिस पैराबिस एक टर्म आती है, कई जगह ये आपको लिखी दिखी होगी, तो इसको ध्यान में रखना। सेट्रिस पैराबिस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स इक्वल या कांस्टेंट, या कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो सेट्रिस पैराबिस का मतलब होता है कि रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में क्या है? विपरीत संबंध है। वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में क्या है? विपरीत संबंध मांग का नियम दर्शाता है। ठीक है। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच क्या विपरीत संबंध है? जिसे खरीदार निश्चित समय अवधि में खरीदना चाहता है, बाकी सब समान होना, यानी कि अन्य बातें समान है, सेट्रिस पैराबिस है। ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन प्राइस गोज अप, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन, क्वांटिटी कम हो जाएगी। व्हेन प्राइस गोज डाउन, अब प्राइस नीचे चला गया, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन दिखाता है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है भाई। तो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज इनवर्स, यानी कि विपरीत संबंध दिखाता है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मांग वक्र की। मांग वक्र, डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व को समझने से पहले, डिमांड कर्व को समझने से पहले हम डिमांड शेड्यूल को समझते हैं। डिमांड शेड्यूल होती है मांग तालिका, मांग तालिका, हिंदी में इसको मांग तालिका कहते हैं। ठीक है भाई। भाई मैं एक एक टर्म हिंदी में बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्लास के बाद कोई डाउट रहेगा। ठीक है। प्राइस देखो भैया, ठीक है, मान लो ये हम किसी की चीज के प्राइस ले रहे हैं, मान लो ये आइसक्रीम की टेबल है, आइसक्रीम के प्राइस की बात करते हैं। जब आइसक्रीम का प्राइस 12 रुपए है, तो बहुत महंगी लग रही है भाई हमें, हमने एक भी नहीं ली, हमने एक भी नहीं ली, जीरो क्वांटिटी खरीदी, हमने खरीदी ही नहीं, नोट बाय एनीथिंग, नोट बाय एनीथिंग। ठीक है। अब प्राइस हो गया कम, 12 से हो गया 8, 4 रुपए कम हो गया। ठीक है। 12 से हो गया 8। ठीक है। हमने 2 आइसक्रीम खरीदी, 2 आइसक्रीम खरीदी। ठीक है। अब फिर प्राइस कम हो गया 4 रुपए। ठीक है। 8 से 4 हो गया, अब हमने 2 फालतू और खरीद ली, 2 फालतू खरीद ली। अब 4 से 0 हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल फ्री में बट रही है, तो हम कहेंगे भाई 6 दे दो। ठीक है। 6 दे दो, तो हमने 2 और बढ़ा दी। ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है। वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या है? बढ़ रही है। तो ये होती है मांग तालिका। इससे हमें पता चल गया प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी ज्यादा की जा रही है, मात्रा, मांग ज्यादा की जा रही है। तो मांग का नियम हमें क्या बताता है? इनवर्स रिलेशन बताता है। इनवर्स रिलेशन बताता है, किसका? इनवर्स का मतलब विपरीत संबंध बताता है, कीमत का और उसकी मात्रा का। ठीक है। तो मांग वक्र हमें क्या बताता है? जो मांग वक्र का ढलान होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मांग वक्र का ढलान क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। भाई क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? आज इसकी वजह आपको पता लग जाएगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत कम होगी तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे, कीमत ज्यादा होगी तो हम कम सामान खरीदेंगे। भाई आपने कभी देखा प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हम फिर भी बहुत ज्यादा ज्यादा सामान खरीदते जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना भाई, हमें भी अपने समझ से चलना होता है। तो भाई देखो, अब
जब 12 रुपए की प्राइस था आइसक्रीम का, तो हमने एक भी आइसक्रीम नहीं ली, ठीक है? ये क्वांटिटी है ओ वाई एक्सिस पर, ठीक है? और ये ओ एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई एक्सिस है और ये उसकी कीमत है, प्राइस है, ठीक है? तो ये क्वांटिटी है। तो जब 12 रुपए कीमत थी तो हमने एक भी सामान नहीं खरीदा था, तो ये एक हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है? 12 रुपए पर हमने एक भी क्वांटिटी नहीं खरीदी थी, 0। फिर प्राइस हो गए 12 से कम हो गए, प्राइस क्या हुए? कम हुए। 8 रुपए पे हमने 2 आइसक्रीम खरीदी, ठीक है? 8 रुपए पर हमने 2 आइसक्रीम खरीदी। अब प्राइस 8 से 4 हो गए, प्राइस और गिर गए, प्राइस तो और कम हो गए ना, नीचे-नीचे आते जा रहा है, ठीक है? अब हमने 4 रुपए पर 4 आइसक्रीम खरीद ली, 4 रुपए पर हमने 4 आइसक्रीम खरीद ली। भाई देखो अब हमारी आइसक्रीम बढ़ती जा रही है और रेट कम होता जा रहा है, तो हमारी आइसक्रीम बढ़ती जा रही है। अब 4 से और कम हो गया, प्राइस 0 हो गया, तो हमने और खरीद ली, तो हमने 6 की 6 खरीद ली, ठीक है? तो हमारी 6 मतलब कि 1 रुपए जब बिल्कुल कीमत 0 रुपए होगी, तो हमने 6 आइसक्रीम खरीद ली। तो हम देख रहे हैं, जैसे-जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, हमारी आइसक्रीम की मात्रा बढ़ती जा रही है, मतलब कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है, ठीक है? तो देखो, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। जब हम इन चारों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, तो हमारा इस तरह से डिमांड कर्व आएगा। भाई देखो, ये मैंने नीचे की ओर खींचा है, ये कर्व, ये जो हमारी लाइन है, ये नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नीचे की ओर जाती हुई, नीचे की ओर जाती हुई। क्यों गई है नीचे की ओर? इसकी वजह क्या है? भाई जैसे-जैसे कीमत कम होती गई, हमने ज़्यादा सामान खरीदा गया। तो इसीलिए जो हमारा डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि कीमत में और माँग की मात्रा में इनवर्स रिलेशन होता है। इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं डिराइव्ड डिमांड की, ठीक है? डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? भाई देखो, जो किसी चीज़ से डिराइव होती है, बिल्कुल सिंपल टर्म में समझेंगे, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में, ताकि आपके दिमाग में कोई क्या भारी भरकम शब्द ना आए और आपके दिमाग पे बोझ ना पड़े, ठीक है? तो डिराइव्ड डिमांड को हिंदी में हम बोलते हैं व्युत्पन्न माँग, ठीक है? डिराइव्ड डिमांड को हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न माँग, मतलब कि माँग उन अतिरिक्त कारकों, अतिरिक्त का मतलब होता है एडिशनल, अलग से, एडिशनल कारकों से प्रभावित हो सकती है, जो विशेष वस्तुओं के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भाई देखो, अब आप देखते हो, ठीक है? अब आप देखते हो कि शहरों से बाहर क्या है, नई-नई कॉलोनीज़ बनती है, ठीक है? शहरों के बीच में या साइडों पे क्या है, नई-नई कॉलोनी डेवलप होती है, सेक्टर बनते हैं। आपने देखा होगा एलटीको है, अंसल सिटी है, ये है, वो है, सन सिटी है, ओमेक्स सिटी है। तो ये क्या करते हैं, अलग-अलग क्या है प्रोजेक्ट्स लगा के क्या नई-नई सेक्टर्स बना देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं। वहाँ पर लोग क्या है प्लॉट्स खरीदते हैं और फिर वो क्या करते हैं, प्लॉट खरीद कर वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, घर बनाने को शुरू कर देते हैं। अब भाई घर बनाने को अपनी हरियाणा की लैंग्वेज में गए तो चिनाई लगा दी, ठीक है? अब भाई घर बना रहे हैं, अब उनको सारा सामान चाहिए, घर बनाने के लिए हमें मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा सामान। हमें ईंट चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें बालू मिट्टी चाहिए, ठीक है? हमें घर बनाने के लिए सरिया चाहिए, दरवाजे लगवाने के लिए लकड़ी चाहिए, बहुत सारी हमें पैसे की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, लेबर की, कैपिटल की, रॉ मटेरियल की। बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल होता है कच्चा सामान, जैसे कि सीमेंट, ठीक है? मिट्टी, सॉइल, ठीक है? ईंट्स, ब्रिक्स, ठीक है? हमें और भी बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। अब भी देखो, अब वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग कहीं कोई यहाँ पर घर बना रहा है, कोई यहाँ घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है? डिमांड किसकी थी? घर बनाने की। घर बनाने की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से किसकी और डिमांड बढ़ी? तो उसकी वजह से एडिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, ईंटों की डिमांड बढ़ जाएगी, लेबर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, मिट्टी की डिमांड बढ़ जाएगी, रेत मिट्टी की डिमांड बढ़ जाएगी, सरिया की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस वजह से डिराइव डिमांड वो होती है जो और कारकों से प्रभावित होती है वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में। मतलब कि प्रक्रिया क्या है? घर बनाना। प्रोसेस क्या है? घर बनाने का काम शुरू किया था और डिमांड इन चीज़ों की उसकी वजह से शुरू हो गई। ठीक है? तो ये होती है हमारी डिराइव डिमांड। तो व्युत्पन्न मांग पूरी तरह से किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा के लिए ग्राहक के लिए घटती और बढ़ती मांगों पर निर्भर करती है। मतलब कि जिस चीज़ की हमें जितनी ज़रूरत होगी, उस चीज़ की हम उतनी डिमांड करेंगे। ठीक है भई? तो देखो, डिराइव डिमांड ऑफ ए कमोडिटी दैट अराइज़ बिकॉज़ ऑफ डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी। भई हमें क्या है, बनाना घर था, उसकी वजह से हमें और चीज़ों की भी डिमांड बढ़ गई। डिमांड फॉर स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स,
गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अभी देखो, घर बनाने के लिए हमें स्टील भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। स्टोन्स का मतलब पत्थर, यानी कि जो फर्श पे हम पत्थर लगाते हैं, ठीक है, मार्बल लगाते हैं, जो भी हमें यूज करना है, लकड़ी लगाते हैं, उसके लिए हमें घर बनाने के लिए ये सभी सामान चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स क्या है, डिराइव्ड डिमांड है। ये सभी क्या है, डिराइव्ड डिमांड है, व्युत्पन्न मांग है, व्युत्पन्न मांग है। ठीक है, अब हम बात करें भाई, अब हमें भूख लगी है, अब हमें भूख लगी है, हम मार्केट गए, हमने चावल खरीदे, मार्केट गए चावल खरीदे, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, मार्केट गए चावल खरीदे, घर लाए चावल बनाए, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, ये होती है डिराइव डिमांड, जो किसी वस्तु की वजह से हमारी डिमांड निकल कर आई। और डायरेक्ट डायरेक्ट डिमांड होती है डिजायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट्स ओन सेक, मतलब कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। जैसे डिमांड फॉर फूड, अब हमें फूड की जरूरत है, ठीक है, हम क्या लाए, गेहूं लाए, आटा, मतलब कि गेहूं लाए, गेहूं को पिसवाया, आटा लाए, रोटी बनाई, खा ली। चावल का मन किया, चावल बना लिए। तो ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। कपड़े खरीदने हमारी जरूरत है, मार्केट गए, अपने अकॉर्डिंग कपड़े खरीदे, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, अब अब देखो, अब क्या है, स्टील की बहुत डिमांड होती है। अब स्टील के क्या बनते हैं, बिल्डिंग्स में यूज होता है, घरों में आजकल जो जो दरवाजे वगैरह, गेट्स वगैरह लगते हैं, स्टील के बनते हैं। जो ग्रिल्स वगैरह लगती है वो स्टील की बनती है। स्टील के और भी बर्तन बनते हैं, और भी बहुत सारा स्टील का यूज है। तो स्टील की डिराइव्ड क्यों डिमांड हो रही है, क्यों मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ से और भी जो चीजें हैं वो निकल के आती है। कॉटन है, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए कॉटन का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिराइव्ड डिमांड जो इन्फ्लुएंस करती है और फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो, जो डायरेक्ट डिमांड होती है, इसका मतलब है किसी वस्तु या सेवा की इच्छा से है, मतलब कि जो हमारे डायरेक्ट डिजायर है, लोग इसकी उपयोगिता से संतुष्टि करना चाहते हैं। जैसे कि अब हमारी भोजन की मांग है, कपड़ों की मांग है, ठीक है, हमें जो भी खाना है पीना, हम गए मार्केट, ले आए, खा लिया, बना लिया। ठीक है, ये होती है हमारी डायरेक्ट डिमांड, ये होती है हमारी डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, अब देखो भाई, घर बनाना काम शुरू किया, मिस्त्री लगाए, ठीक है, अब इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, वही हमारी डिराइव डिमांड। ठीक है, तो डिराइव डिमांड क्या है, अब भाई देखो, कपास की मांग होगी, क्यों, क्योंकि कपड़ा तो कपास से ही बनेगा ना। ठीक है, लेबर्स की डिमांड होगी, क्योंकि क्या है, लोगों को घर बनाना है, अब किसी ने फैक्ट्री लगानी है, अब वो लेबर से ही तो काम करवाएगा, खुद तो काम ही अकेला बंदा कितना काम कर लेगा, तो वो लेबर्स की डिमांड करेगा। किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको वो चीजें बना रही है। ठीक है, तो जो ये हमारी जो डिराइव डिमांड होती है, यानी कि इसको हम इनडायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं, किसी वस्तु या सेवा की मांग है, जो किसी वस्तु या चीज के उत्पादन के लिए, मतलब कि उसके प्रोडक्शन के लिए हमें इनपुट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो इसको हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं, जो हमें उस चीज को बनाने में हेल्प करता है। अब भाई देखो, हमें घर बनाना है, हमें हाउस बनाना है, हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, और रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दिया, सीमेंट है, मिट्टी है, ईंटें हैं, ग्रिल्स है, लोहा है, स्टील है, ये सभी हमें हेल्प करेंगे। तो जब इन चीजों की डिमांड होगी, रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, ये होगी डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड मैंने आपको बताई थी। और फिर आते हैं कुछ ऐसे गुड्स जो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, उनको हम कहते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, तो भैया गिफन गुड्स का कंसेप्ट कहाँ से आया। एक पर्सन थे, एल्फ्रेड गिफन, ठीक है, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, कि उनके नाम से ही गिफन गुड्स पड़ा, नाम इसका। ठीक है, इसको हम गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं, इसको हम गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, पैराडॉक्स भी कहते हैं। गिफन एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। तो ये क्या होते हैं, लो क्वालिटी की, यानी कि गैर लग्जरी उत्पाद, मतलब कि बहुत लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो इतने, मतलब कि जब इनकम, कंज्यूमर की इनकम, इतनी इनकम कम है कि वो अच्छी चीजें नहीं खरीद सकता। नॉन लग्जरी प्रोडक्ट, मतलब कि बहुत लो क्वालिटी की गुड्स होते हैं ये। डिफाई स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, मतलब कि ये क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा डिमांड का जो नियम है, अभी हमने लो ऑफ डिमांड पढ़ा था, लो ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, कि प्राइस कम होने पर हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पर गिफन गुड्स के केस में लो ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, वायलेट हो जाता है, लो ऑफ डिमांड खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर की इनकम इतनी कम होती है कि उसका ऐसा माइंड सेट हो जाता है, उसकी ऐसी मानसिकता हो जाती है कि उसको लगता है कि अगर अगर मैं ये चीज नहीं खरीदूंगा, अगर भविष्य में मेरी इनकम और कम हो गई, तो मैं इस चीज को खाने से भी तरस जाऊंगा। तो डिमांड फॉर गिफन गुड अराइज व्हेन प्राइस अराइज, जब प्राइस बढ़ते हैं, किसमें, गिफन गुड्स में, जब प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है।
और जब प्राइस कम होते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, जो इसका डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। हमने लो ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने लो ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इस तरह से नीचे की ओर जाता हुआ था। लेकिन गिफन गुड्स के केस में कि जो मांग का नियम है वो खंडित हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, और इसमें जो मांग का नियम है वो अपवर्ड हो जाता है। गिफन गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड हो जाएगा। देखो भाई, गिफन गुड्स में मांग का नियम क्या है, अब प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, अब वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है। तो लो ऑफ गिफन गुड्स के केस में डिमांड कर्व क्या होता है, अपवर्ड होता है गिफन गुड्स के केस में, ठीक है। वैसे हमारा जो डिमांड कर्व है, नॉर्मली जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर हम क्वांटिटी कम खरीदते, और यहाँ प्राइस के बढ़ने पर हमने क्वांटिटी भी ज्यादा खरीदी, इसीलिए यहाँ पर डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। और लो ऑफ डिमांड में, लो ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर हमने क्वांटिटी कम खरीदी। तो गिफन गुड्स क्या होते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं जिनकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, जिनकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है प्राइस के राइज होने पर, और वाइस वर्सा। जैसे कि बिल्कुल लो क्वालिटी के चावल हो गए, बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का अनाज हो गया, बिल्कुल ही लो क्वालिटी का कोई फूड प्रोडक्ट हो गया, वो गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है, वो गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है। तो गिफन गुड्स का डिमांड कर्व क्या कहता है, सिर्फ गिफन गुड्स ही ऐसा डिमांड गुड्स है जिसका डिमांड कर्व अपवर्ड होता है। वैसे जो भी हमारा डिमांड कर्व होगा, या फिर जो एक मेन जो पूरा कंसेप्ट है लो ऑफ डिमांड, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मांग का नियम कहाँ पर क्या होता है, मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद क्या है, अपवाद होता है एक्सेप्शन। क्वेश्चन पूछा जाएगा मांग के नियम का अपवाद क्या है, मांग के नियम का अपवाद है एक्सेप्शन है, मतलब कि एक एक्सेप्शन केस है, एक अलग ही केस है। मांग के नियम का अपवाद है गिफन गुड्स। यहाँ पर गिफन गुड्स में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। भाई देखो इस तरह से ऊपर की ओर है, और जो हमने डिमांड लो ऑफ डिमांड किया था, यहाँ पर जो हमने लो ऑफ डिमांड किया था वो था डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो था इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग। और गिफन गुड्स में हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मांग के नियम का अपवाद है, यहाँ मांग का नियम खत्म हो जाता है गिफन गुड्स में, ठीक है। तो भाई देखो गिफन गुड्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मांग का नियम कहाँ पर खत्म हो जाता है, गिफन गुड्स पे, क्योंकि गिफन गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और मांग के नियम का लो ऑफ डिमांड का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। लो ऑफ डिमांड, लो ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और गिफन गुड्स का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। हमें पता चल गया गिफन गुड का अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, प्राइस के बढ़ने पर भी क्वांटिटी बढ़ती है। और लो ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसा ही रियलिटी में होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये होते हैं गिफन गुड्स और ये होगा लो ऑफ डिमांड, दोनों का आपको अंतर आ गया समझ में, ठीक है। अब हम करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जो हमारा लो ऑफ डिमांड है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गिवन गुड्स आपका हो गया। अब हम जो डिमांड कर्व है, यानी कि जो हमने लो ऑफ डिमांड किया था, जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था, उसी को कंटिन्यू करते हुए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व में किस तरह से मूवमेंट होगी। मूवमेंट का मतलब होता है हम एक चीज को, जैसे कि ये क्या है, एक पेन है, ठीक है। अब मैं मूव कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ आ गया, ऊपर हो गया, नीचे होगा, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब शिफ्ट क्या होता है, मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दूं, लेफ्ट से राइट पे रख दूं, राइट से लेफ्ट रख दूं, ठीक है। ये होता है शिफ्ट, मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, ऊपर नीचे होना, ठीक है। तो मूवमेंट और शिफ्ट किस तरह से होगा, डिमांड कर्व में ही हम करते हैं। तो भाई अब मूवमेंट कैसे होगा डिमांड में, तो मूवमेंट में हम क्या कहते हैं, मांग में आंदोलन, ठीक है। तो मूवमेंट में हम मांग को दो टाइप से पढ़ते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई चीज एक्सपेंड हो गई, जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है ना, वो चीज खिसकती है, ठीक है। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है, जब थोड़ी सी हम उसको खींचेंगे थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि अब रबड़ है, ठीक है, रबड़ है, उसको हम खींचेंगे थोड़ा सा वो बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि एक ये वायर है,
ठीक है। अब ये एक वायर है, मैं इसको खींचूँगी, जितना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये मूव होगी। इसी तरह से हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि आपने कुछ देखा होगा, कई बार हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े हमारे श्रिंक हो जाते हैं, थोड़ा-सा उसका जो साइज़ है उसमें कमी आ जाती है, हम कहेंगे तो थोड़ा-सा श्रिंक हो गया, ठीक है, श्रिंक हो गया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। इसी तरह से हमारी डिमांड में आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मूवमेंट कैसे होगा डिमांड में? तो देखो, एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखो बिल्कुल ये जो हमारे एरो है, ठीक है, इनको हमें ध्यान में रखता है। ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नीचे जा रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है और डिक्रीज का मतलब घट रहा है, ठीक है भाई। अब देखो, व्हेन डिमांड इज इंक्रीज, यहाँ पर हमारी डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू डिक्रीज इन, मतलब कि डिक्रीज किस में हो रहा है, इट्स प्राइस, मतलब कि प्राइस में कमी आई है, प्राइस में कमी आई है, तभी तो डिमांड हमारी बढ़ी है। प्राइस कम हुए हैं तभी तो डिमांड ज्यादा हुई है, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमने और डिटर्मिनेंट्स करे थे बिल्कुल अभी हमने स्टार्टिंग में किए थे, जैसे कि उसकी इनकम, उसका टेस्ट और चीजें, वेदर, प्रेफरेंस, उसका प्रेफरेंस, उसकी चॉइस, इन चीजों का हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। जब कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ती है, कि मतलब प्राइस में कमी के कारण डिमांड बढ़ती है, तो ये क्या होता है, मांग में विस्तार होता है। तो मांग में विस्तार होता है भाई। देखो, प्राइस पहले किसी चीज के 20 रुपए थे, 20 रुपए पे वो 100 चीजें खरीद रहा था, ठीक है। अब प्राइस हो गए कम, ठीक है, 5 रुपए कम हो गए, प्राइस 20 से 15 हो गए। अब भाई 15 रुपए होने से उसने 150 चीजें खरीदनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसकी डिमांड तो बढ़ गई ना, प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड बढ़ गई ना। तो यहाँ पर इसको हम इसकी हेल्प से देखते हैं डिमांड की। 20 रुपए पर वो 100 चीजें खरीद रहा था, 20 रुपए पर वो 100 चीजें खरीद रहा था। अब देखो, अब 15 रुपए हो गए, 20 से 15 आ गया, प्राइस कम हो गया ना। अब उसने चीजें बढ़ा दी, ठीक है। अब 15 रुपए पर वो ज्यादा खरीदेगा, 150 सामान खरीद लेगा। तो उसका जो कर्व है, जो डिमांड कर्व है उसका किस तरह से बनेगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो डिमांड कर्व हमारा इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार, मांग में विस्तार। किस तरीके से आया, यहाँ पर और चीजों में कोई बदलाव नहीं आया, कीमत में परिवर्तन आया, कीमत कम हो गई, कीमत कम हो गई तो ज्यादा सामान खरीदेंगे, ठीक है, फालतू ले आएंगे। इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की ओर जाता हुआ डिमांड कर्व, ठीक है, अलोंग विद डिमांड कर्व, ठीक है। इसको हम कहेंगे मांग में विस्तार, बिल्कुल हमारे लो ऑफ डिमांड की तरह, ठीक है, लो ऑफ डिमांड की तरह है, मांग के नियम की तरह है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन, मांग में संकुचन। संकुचन क्या होता है, कोई चीज भाई सिकुड़ गई, कोई चीज हम सिकुड़ गई। अब जैसे ये वायर है, ठीक है, अब हम इस वायर की बात करें, क्या आपको ये वायर दिख रही होगी, अब इसको मैं इस तरह से क्या कर दूं, श्रिंक कर दूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे संकुचित कर दूं, तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसी तरह से कुछ कपड़े होते हैं, जैसे कि कॉटन का कपड़ा होगा, प्योर कॉटन, उसको हम धोते हैं, थोड़ा सा वो श्रिंक हो जाता है। तो जब किसी चीज की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिमांड क्या है, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, क्यों, क्योंकि इसके प्राइस क्या है, बढ़ गए, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, क्या है, प्राइस क्या है, बढ़ गए। तो अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट, हमने यहाँ और फैक्टर्स को क्या है, कांस्टेंट मान लिया है। अब क्या है, पहले 20 रुपए पर वो 100 चीजें खरीद रहा था, ठीक है। मान लो मैंगो की बात करते हैं, ठीक है, 20 रुपए में 100 मैंगो ले रहा था। अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है, 25 हो गया, 5 रुपए बढ़ गया है, ठीक है। अब उसने कम कर दिए, ठीक है, अब उसने 70 मैंगो खरीदने शुरू कर दिए, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी उसने कम कर दी, ठीक है। तो ये आ गया कॉन्ट्रैक्शन, आ गया, मांग में उसने कमी कर दी। तो देखो, पहले वो 20 रुपए पर 100 मैंगो खरीद रहा था, 20 रुपए पर, अब क्या आ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो उसने क्या किया, मांग कम कर दी। पहले वो यहाँ था, पीछे की साइड आ गया, पीछे आ गया ना, 70 रुपए, 70 सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया, 70 मैंगो लेना वो, ठीक है। तो उसको जो डिमांड कर्व है थोड़ा सा इस साइड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा था, ऊपर की साइड था, ठीक है। अब यहाँ पर संकुचित हो गया, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो कब होगा, डिमांड कब कम क्यों हुई है, प्राइस में कमी की वजह से, प्राइस में कमी की वजह से डिमांड, क्योंकि प्राइस क्या है, बढ़ गया, प्राइस क्या है, बढ़ गया। तो इसको हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ मांग वक्र,
ऊपर की ओर जाता हुआ मांग वक्र, क्योंकि मांग में संकुचन हुआ है प्राइस में वृद्धि की वजह से। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नेक्स्ट आता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, बदलाव। ठीक है, बदलाव किसमें? मांग वक्र में, मांग वक्र में बदलाव। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में किस तरह से हम इंक्रीज करेंगे, किस तरह से हम इसमें डिक्रीज करेंगे। तो भाई देखो, हम मांग वक्र में डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करेंगे? तो देखो, जब हम क्या करते हैं, हमारी इनकम, एक तो हमने देख लिया भाई, इनकम के कम या ज्यादा होने से हम अपनी जो चीजें हैं वो कम ज्यादा खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर शिफ्ट किस वजह से आ रहा? अब यहाँ शिफ्ट किस वजह से आएगा डिमांड में? इनकम की वजह से नहीं आएगा, और फैक्टर्स की वजह से आएगा। इनकम तो हमारी जितनी थी उतनी थी, अब हम और फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम या ज्यादा करेंगे। और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, हमारे चॉइस हो सकती है, हमारा प्रेफरेंस हो सकता है। भाई देखो, सर्दियों का मौसम आ गया, अब हम गर्मी का सामान क्यों लेंगे? ठीक है, अब हम पानी की बोतलें तो फ्रिज में रखेंगे नहीं, पानी की बोतलें तभी तभी खरीदेंगे जब हमें उनकी जरूरत होगी। तो शिफ्ट डिमांड कर्व में जब होगा, जब हमारे प्राइस की वजह से नहीं, और फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज हो। ठीक है, और फैक्टर्स की वजह से जैसे कि डिमांड में चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा? अब शिफ्ट क्या होता है, एक जगह से कोई चीज मैं उठाकर यहाँ से यहाँ रख दूं, लेफ्ट से राइट में रख दूं, तो होता है शिफ्ट। ठीक है, तो देखो, या इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। यहाँ हम दो टाइप से पढ़ेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड इंक्रीज, डिमांड क्या है? इंक्रीज हो रही है, क्यों? अदर फैक्टर्स बट इट्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। मैंने पी के ऊपर यहाँ पर ये बार लगा दिया, मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी, और फैक्टर्स की वजह से बढ़ गई। मान लो भाई, ठीक है, अब मान लो सर्दियां शुरू हो गई, सभी लोग क्या है, स्वेटर खरीदना स्टार्ट कर देंगे। भाई हमारी जरूरत है, ठीक है, हमारी जरूरत है, चाहे प्राइस कुछ भी हो, अब खरीदनी तो पड़ेगी, ठंड में तो रह नहीं सकते। तो जब डिमांड और फैक्टर्स की वजह से चेंज आए, डिमांड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से, और फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर जाता हुआ डिमांड का। ठीक है, अब देखो, प्राइस 60 रुपए था, यहाँ भी 60 रुपए है। पहले 60 रुपए में हम 500 चीजें खरीद रहे थे। 60 रुपए क्या है? प्राइस क्या है? फिक्स है। ठीक है, प्राइस क्या है? फिक्स है, कोई चेंज नहीं है, प्राइस हमारा ये आ गया। ठीक है, अब 60 रुपए में हम कितनी चीजें खरीद रहे हैं? पहले हम 500 ले रहे थे। ठीक है, एक एकदम से क्या आई, हमें क्या है, उस चीज का हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। अब हमने 500 से उसको 600 खरीद दिया, 500 से उसको 600 कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमारा जो डिमांड कर्व पहले यहाँ था, यहाँ था, अब वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली, तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया, आगे की ओर जा गया ना, आगे की ओर हो गया, तो हो गया फॉरवर्ड डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व, यानी कि आगे की ओर जाता हुआ, आगे की ओर जाता हुआ डिमांड कर्व, मांग वक्र। ठीक है, तो ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड किस वजह से हो रहा? इनकम में कोई चेंज नहीं है, मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन प्राइस। पी के ऊपर मैंने बार लगा दिया, मतलब कि फिक्स है, प्राइस ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, प्राइस अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हमने क्वांटिटी ज्यादा खरीद ली, हमने क्वांटिटी ज्यादा खरीद ली। मान लो हमें उस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमें चीज वो ज्यादा टेस्टी लग रही होगी, ज्यादा हमें उस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये होती है इंक्रीज इन डिमांड। अब हम बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड की। व्हेन डिमांड डिक्रीज, अब देखो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है, क्यों? अदर फैक्टर्स की वजह से, बट इट्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक है, कोई फिक्स, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो डिमांड क्यों कम हुई है? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स, और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? हमारा प्राइस, हमारी क्या होती है, तो वो चीज कम पसंद आ रही है, हमें उस चीज की जरूरत कम है, हमारी क्या है, इनकम कम हो सकती है। प्राइस तो अब देखो भाई, अब यूं तो है नहीं हमारी इनकम बढ़ेगी या कम हो गई, तो उसकी वजह से कंज्यूम, फैक्ट्री क्या है, दुकान वाले क्या है, प्राइस को घटा देके बढ़ा देंगे। उनको तो जो प्राइस सेट करना है तो करना है, तो ये अलग फैक्टर हो गया। तो हम डिमांड कम कर रहे हैं और फैक्टर्स की वजह से, और फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। भाई हमें उस चीज की कम जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है ना। अब प्राइस क्या है? 60 का 60 है। पहले हम 60 रुपए में 500 चीजें ले रहे थे, अब 60 रुपए में 400 चीजें ले रहे हैं। पहले 60 रुपए में हम 500 चीजें खरीद रहे थे,
अब हमने क्या किया, प्राइस तो 60 का 60 है, अब हमने कम कर दिया, हम पीछे की ओर आ गए, पीछे आ गए ना, 500 से 400 पे आ गए, तो हमारा डिमांड कर्व पीछे आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की ओर जाता हुआ, ठीक है, पीछे की ओर जाता हुआ। तो यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस तो जो है फिक्स है, फिक्स का फिक्स है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, मांग में कमी। मांग में कमी क्यों आई, प्राइस की वजह से नहीं आई, और फैक्टर्स की वजह से आई। और फैक्टर्स वो आपको पता है, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, उसका टेस्ट हो सकता है, वहाँ की पॉपुलेशन हो सकती है, और रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर की चॉइस हो सकती है, वेदर क्लाइमेट हो सकता है, ठीक है, उसकी उस टाइम के अकॉर्डिंग नीड्स हो सकती है, ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है भाई, इसका आपने ग्राफ भी समझ लिया। तो मूवमेंट समझ लिया, मूवमेंट में हम पढ़ते हैं क्या, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। शिफ्ट में हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिमांड कर्व इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं, प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और फैक्टर्स क्या है, सेट्रिस पैराबिस लगता है, मतलब और फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये होते हैं डिमांड में शिफ्ट और मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड एनालिसिस का पूरा टॉपिक आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, और भी जो हमारे अदर जो टॉपिक्स है उनको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।